स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप है। हम लोग आज डीकेडी करेंगे। तीसरे टॉपिक का ओवरऑल तीसरा टॉपिक है अभिक्षमता। इसमें दो चीजें हैं, एक तो अभिक्षमता है और दूसरा चीज क्या है, सिविल सेवा का फाउंडेशन वैल्यू है। ठीक है, ये दोनों बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कुछ करेक्शन करा देना चाह रहे हैं। करेक्शन में हमने क्या किया है कि सुखवाद को हमने परिभाषित किया है कि सुखवाद वह परिणाम सापेक्ष सापेक्ष सिद्धांत है। ये वर्ड हमने बोला है, हमने बोल दिया है सापेक्ष की जगह निरपेक्ष बोल दिया है। ठीक है ना, तो इसको करेक्शन कर लेना। दूसरा करेक्शन हमारा क्या है कि बहुत इसको डीकेडी मतलब दिमाग का कंसेप्ट क्लियर होता है ना, कि कभी कभी कंसेप्ट में भी गड़बड़ी आ जाती है, तो फॉर्मूला जो बनाते हैं वो गलत हो जाता है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेना। दूसरा चीज करेक्शन में दूसरा चीज ये है कि देखो, ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी। ठीक है ना, और हमारा ये क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी, और इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है ना, तो कहें कि ऑनेस्टी इज प्लस इंटीग्रिटी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, तो हमने बहुत धड़ल्ले से यूज किया है ये ऑनेस्टी प्लस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रिटी, जबकि ये गलत होगा। जब प्रॉपर्टी पे जाएंगे ना, तो प्रॉपर्टी क्या है ना, देखो ये व्यक्तिगत ईमानदारी है, ये क्या है, सार्वजनिक ईमानदारी है, और ये दोनों की ईमानदारी को रिप्रेजेंट करता है। नैतिक शासन इसी को बोलते हैं, नैतिक शासन का या नैतिक ईमानदारी इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, इसको भी ईमानदारी वर्ड से होता है, तो ध्यान रखना कभी भी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्रॉपर्टी में कभी भी संबंध पूछे तो ये डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना। और प्रॉपर्टी इंटीग्रिटी तो पढ़ ही रहे हैं, ईमानदारी को कोई देखने की जरूरत नहीं। हमने कह दिया कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी चीज ईमानदारी होती है, और सार्वजनिक रूप से जो होता है उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो इंटीग्रिटी के फॉर्मूला में प्रॉपर्टी माइनस क्या कर देना, ऑनेस्टी कर देना, बस इतना था। अब आते हैं अपने डीकेडी टॉपिक पे कि डीकेडी में हमने क्या बोला क्या है, अब बोलेंगे ही। तो डीकेडी में हमारा क्या चीज करना है, पहले अभिक्षमता। देखो पहले खाका खींच लेते हैं, हमको याद करने में जरूरी है कि क्या क्या चीजें जानना है। पहले तो वही चीज जान लो जो इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात हमें जाननी है, पहली बात है अभिक्षमता क्या है। अभिक्षमता क्या है। दूसरी बात हमें जाननी है कि सिविल सेवा के लिए, सिविल सर्विस के लिए कौन कौन सी अभिक्षमता की जरूरत होती है। या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दे कि सिविल सेवा के अभिक्षमता परीक्षण के लिए कौन सा गुण देखते हैं, कौन सा गुण होना चाहिए या परीक्षण करते हैं, या कौन सी सिविल सेवा के अभिक्षमता परीक्षण के लिए कौन सा गुण का परीक्षण करना चाहिए, या नहीं। दूसरा, तीसरा है कि बुनियादी मूल्य क्या होते हैं। चौथा क्या कि बुनियादी मूल्य को हम फाउंडेशन वैल्यू बोलेंगे। फाउंडेशन वैल्यू का लक्ष्य क्या है। पांचवा हम बोले कि फाउंडेशन वैल्यू का प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता बोले या व्यवहारिकता, दोनों एक ही चीज। व्यवहारिकता क्या है, ठीक है ना। फिर हमें बुनियादी मूल्यों को लेके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका महत्व क्या है, ठीक है ना। इतने तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। या किसी भी हम ये भी कहेंगे कि सातवां ये ले ले कि वंचित वर्गों के लिए, वंचित या कमजोर वर्गों के लिए कि कल्याण के लिए सिविल सेवक में क्या क्या गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है ये कि सिविल सेवक के अंदर बुनियादी मूल्य इनकलकेट करने के लिए या शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे वैल्यू, फाउंडेशन वैल्यू को शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए। उपाय सुझाइए, उपाय देना है या सुझाना है, आपको सुझाव देना है, ये भी बात आ सकता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये है कि हम अपने
राष्ट्रीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें सिविल सेवकों की भूमिका क्या होती है, भूमिका क्या होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम में ओवरऑल इतनी बातें हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए कि अभिक्षमता क्या है, सिविल सेवा के कौन कौन से अभिक्षमता के गुण होते हैं, या जो हम लोग सीएस पेपर 1 और पेपर 2 है उसमें क्या परीक्षण करते हैं। तो एक ही चीज से बुनियादी मूल क्या क्या है, और यहीं पे नोलन कमेटी का भी देख लेंगे। नोलन कमेटी हम लोग ऐसे देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नोलन कमेटी को भी यहीं पे शामिल कर लेंगे कि हम लोग कोई कंफ्यूजन ना रहे। इतनी बातों पे हमें चर्चा करना है। तो अब आ जाते हैं मूल टॉपिक में। देखो, अभिक्षमता की बात करते हैं। अभिक्षमता होता क्या है, अभिक्षमता क्या है, या इसको इंग्लिश में भी याद रखना, एप्टीट्यूड क्या होता है। तो हमने कहा था कि किसी व्यक्ति का, याद रखना है, किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य जिसे किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य जिसे प्रशिक्षण या अनुकूल वातावरण के माध्यम से साकारित किया जाता है। भविष्य में साकारित किया जाता है। तो पूरा ये डेफिनेशन है, और इसको हमने पार्ट में तोड़ा। क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पार्ट, इसके लिए हमें कभी भी ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है डेफिनेशन के लिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट पहला है कि किसी विशेष क्षेत्र में, पहली बात क्या, किसी विशेष क्षेत्र में, हैंग कर गया, किसी विशेष क्षेत्र की क्षमता है। दूसरा बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दिखलाता है। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि प्रशिक्षण के माध्यम से या अनुकूल वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जाता है, यही चार बातें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र के लिए ये बात कहा जाता है। दूसरी बात, ये व्यक्ति की अंतर्निहित सामर्थ्य से जुड़ा होता है। प्रशिक्षण या अनुकूल वातावरण के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, फलित किया जाता है, और नेक्स्ट भविष्य में साकारित किया जाता है। ये चार बातें हमारी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है याद करने के लिए। किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता सामर्थ्य जिसे प्रशिक्षण या अनुकूल वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जाता है, ये हमारा अभिक्षमता हो गया। तो ये बात हो गया। दूसरी बात हम करने जा रहे हैं कि विशेषता क्या होता है। तो विशेषता हमें हमेशा ध्यान रखना कि परिभाषा से जो डिफिनीशन दिया है उसी से विशेषता उठाना है। विशेषता क्या उठाना है, और उससे 1 2 तो 4 पॉइंट हमने बोला है कि ये किसी विशेष क्षेत्र की क्षमता होती है। किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की सामर्थ्य को दर्शाता है। दूसरी बात क्या, ये जन्मजात भी हो सकता है और इसे अर्जित भी किया जा सकता है। अर्थात प्रशिक्षण अर्जित किया जा सकता है, मतलब प्रशिक्षण या अनुकूल वातावरण से क्या किया जा सकता है, साकारित किया जा सकता है। ये भविष्य में साकारित किया जाता है। अतः इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा,
हमारा नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसमें कि ये विशेष कौशल को दर्शाता है, किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति का किसी विशेष कौशल को दर्शाता है, कौशल को, स्किल को दर्शाता है। ठीक है, ये बातें हमें विशेषता में लिखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की सामर्थ्य को दर्शाता है और डेफिनेशन से ही निकालना है। तो विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की सामर्थ्य को दर्शाता है, जन्मजात या अर्जित हो सकता है, अर्जित होगा तो प्रशिक्षण और अनुकूल वातावरण के माध्यम से हम क्या करेंगे, सकारित करेंगे। ठीक है, भविष्य में सकारित किया जाता है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में कि चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में देख के कौटिल्य ने पूर्वानुमान लगा लिया था। एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे, विशेष कौशल को दर्शाता है। और नेक्स्ट बता सकते हो कि विभिन्न क्षेत्र के लिए विभिन्न अभिक्षमता की जरूरत होती है, या विभिन्न क्षेत्र के लिए अलग अलग अभिक्षमता की जरूरत पड़ती है, अभिक्षमता की जरूरत पड़ती है। जैसे संगीतकार के लिए अलग, सेना के लिए अलग, राजा बनने के लिए अलग, सिविल सेवक बनने के लिए अलग। तो सबके लिए अलग अलग, विभिन्न क्षेत्र के लिए अभिक्षमता क्या है, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना, अभिक्षमता क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये बात समझ में आ जाना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ भी हम बता सकते हैं। तो दो बातें, हमारा डीकेटी का बड़ा सिंपल रहा कि अभिक्षमता को लिखना हमारा कोई बड़ी टास्क नहीं हो जाएगा, और विशेषता भी हम लोग लिख सकते हैं, विशेषता भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दो बातें तो क्लियर हो गई। अब कहेंगे कि सिविल सेवा के लिए, अब यहाँ पे सिविल सेवा वर्ड यूज कर रहे हैं तो दो वर्ड है यहाँ पे, क्लियर कट समझ लें कि एक होता है लोक सेवा और एक होता है सिविल सेवा। ये दोनों में आपको डिफरेंस पूछ ले तो आप रुक ना जाओ, इसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं। लोक सेवा का तात्पर्य क्या होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया कार्य क्या होता है, लोक सेवा होता है। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया कार्य क्या होता है, लोक सेवा होता है। इसमें सैनिक सेवा और सिविल सेवा दोनों आते हैं, सिविल सेवा दोनों आते हैं। ठीक है ना, रक्षा से भी संबंधित होता है सिविल में, लेकिन सिविल सेवा में क्या है, इसमें नागरिकों से संबंधित एकदम टू द पॉइंट बता रहे हैं, कोई माथापची नहीं। नागरिकों से संबंधित किया गया कार्य क्या होता है, सिविल सेवा होता है। ठीक है, इसमें सिविल सेवा होता है, ये रक्षा सेवा के अलावा होता है, इसको रक्षा सेवा कहते हैं, रक्षा सेवा के अलावा होता है। तो ये अगर कहें कि लोक सेवा इज इक्वल टू क्या, रक्षा सेवा प्लस सिविल सेवा। ठीक है ना, ये बात हमें ध्यान रखना है, मोटा मोटा कभी भी लिखना है तो ये टू द पॉइंट बोलोगे, बात समझ में आ जाएगी। तो सिविल सेवा की हम बात कर रहे हैं, तो सिविल सेवा की बात करें तो सिविल सेवा के लिए तीन चीजें अपरिहार्य हैं। सिविल सेवा क्या है, नागरिकों से संबंधित सेवा है। और सिविल सेवा के लिए क्या करना चाहिए, एक तो अभिक्षमता जरूरी है, तो जो हमने बता दिया एप्टीट्यूड होता क्या है वो जरूरी है, और सिविल सेवा के लिए अलग होगा। और सिविल सेवा के लिए एक चीज है कि सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य जरूरी है। और ये दोनों क्यों जरूरी है, अभिक्षमता और बुनियादी मूल्य, क्योंकि सिविल सेवा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, या लक्ष्य हम बोल दें, यहाँ पे लक्ष्य बोल देते हैं। ठीक है ना, लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, ये बात है कि अभिक्षमता, जब सिविल सेवा की अभिक्षमता होगी और बुनियादी मूल्य होगा सिविल सेवा की, तभी लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। ये बात समझ में आना चाहिए कि सिविल सेवा के अंतर्गत जो भी सेवक हैं उनकी सिविल सेवा की अभिक्षमता होना चाहिए, बुनियादी मूल्य होना चाहिए। तो अभिक्षमता हमने क्या बता दिया कि किसी भी क्षेत्र में, वही डिफिनीशन वो आपको मालूम हो गया कि किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसे प्रशिक्षण के माध्यम से या
अनुकूल वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जाता है। बस यही अभिक्षमता है। बुनियादी मूल्य क्या है? बुनियादी मूल्य का मतलब सिविल सेवा का, सिविल सेवा के लिए, सिविल सर्विस के लिए आधारभूत मूल्य, मूल्य जिससे जिससे सिविल सेवा के लक्ष्यों को प्राप्ति की जाती है। अगर सिविल ये बुनियादी मूल्य नहीं होगा तो निगेटिव बातें होंगी। निगेटिव बातें क्या? जितनी आप निगेटिव बातें जानते हो वो सारे बोल सकते हो। भ्रष्टाचार होगा, ठीक है, अपराध बढ़ेगा, ठीक है, महिलाओं के सम्मान में कमी आएगी या महिला के प्रति अपराध होगा, लिंग भेदभाव बढ़ेगा, पारदर्शिता की कमी आएगी, ठीक है ना, सहिष्णु न होकर असहिष्णुता बढ़ेगी। ये अगर पॉजिटिव होगा तो लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। तो लक्ष्य क्या है ये एक बार में देख लो, क्योंकि लक्ष्य हम हर जगह इसको टिपेंगे मतलब देखो, अगर लक्ष्य नहीं समझ में आ रहा है, सिविल सेवा के लक्ष्य में हमेशा दर्शन, प्रस्तावना के दर्शन बताए थे ना, दर्शन याद रखना। दर्शन क्या है? राजनीतिक दर्शन और एक सामाजिक दर्शन है, ठीक है। सामाजिक दर्शन हमेशा उद्देश्य है, प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करने की, और राजनीतिक दर्शन बताता है कि किस तरीके से प्राप्त करना है, रास्ता बताता है, और ये उद्देश्य बताता है कौन से लक्ष्यों की बात। अब बहरहाल हम देख लेते हैं क्या है। तो लक्ष्य हमारा क्या है? सिविल सेवा की लक्ष्य है कि सुशासन को स्थापित करना, सुशासन लाना। दूसरा क्या? समावेशी विकास करना। इसको नोट कर लेना, हर जगह चपकाएंगे, यही बोलेंगे कि लक्ष्य चपकाना है, क्योंकि बना बनाया रेडीमेड मिल रहा है। यहाँ पे हम समावेशी विकास करना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, फिर सामाजिक न्याय स्थापित करना, ठीक है ना, सामाजिक न्याय स्थापित करना। हमारा छवि, राष्ट्रीय छवि को बनाने का काम यही होता है। राष्ट्रीय छवि कौन बनाता है? यही सिविल सेवक ही बनाते हैं कि कैसा है, ठीक है ना। फिर हम सामाजिक दर्शन में आ जाए। सामाजिक दर्शन में क्या है ये आपको याद दिला दे रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। सामाजिक दर्शन में क्या है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एकता, अखंडता, और फिर हम क्या बोल सकते हैं? मानवीय गरिमा, ये बोल सकते हैं। राजनीतिक दर्शन में हम क्या, किसके माध्यम से प्राप्त करने की बात कर रहे हैं? तो पंथ निरपेक्षता से, ठीक है, पंथ निरपेक्षता से, लोकतंत्र से, समाजवाद से, ठीक है। इन सब से हम क्या करना चाह रहे हैं? प्राप्त करने के, हमारा ये हथियार है, इसके द्वारा हम ये स्थापित करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो स्वरूप कैसा होना चाहिए? अगर पूछे कि प्रशासनिक सत्ता का जो प्रशासन है, सिविल सेवा है, उस सिविल सेवा का स्वरूप, कार्य करने का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए। यही वर्ड यूज करना है हमेशा। बना बना रेडीमेड मिलेगा। पंथ कभी भी पूछे कि सिविल सेवा की भूमिका क्या है, तो भूमिका मतलब कि हमने प्रस्तावना की बात कर देना, हमें सीधे सीधे की प्रस्तावना में बोला है कि सिविल सेवा की प्रशासन का या शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो 5 चीजों को बोला है कि पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य की बात किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी बात समझ में आना चाहिए कि इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे? ये सारी चीजें प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए। अब आ जाते हैं बुनियादी मूल्य पे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, अभी हमने अभिक्षमता खत्म किया, अभिक्षमता में कुछ है नहीं। दूसरी बात हमने कहा कि लोक सेवा और सिविल सेवा में क्या अंतर है, ये भी देख लिया। अभिक्षमता की विशेषता देख लिया, और हमने कहा कि क्या जरूरी है, मतलब सिविल सेवा के लिए क्या चीजें जरूरी है। तो हमने कहा कि अभिक्षमता जरूरी है, और दूसरा क्या है? बुनियादी मूल्य जरूरी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति इन दोनों के द्वारा ही हो सकता है, लक्ष्य की। तो लक्ष्य भी बता दिया। अब बुनियादी मूल्य की तरफ चलने पे, यहीं पे बड़ा क्रिप्स में देखेंगे कि हम लिख सकते हैं कैसे। बुनियादी मूल्य पे चलने से पहले हम बता देते हैं कि क्या होना चाहिए, जिसके परीक्षण की बात करते हैं ना, कि सिविल सेवा की परीक्षण के लिए अभिक्षमता परीक्षण कैसे किया जाए, परीक्षण कैसे किया जाए। अब लोग बड़े अलग अलग तरीके से लिखेंगे, गंदे तरीके से लिखेंगे, तो कैसे करें अभिक्षमता के परीक्षण, या सिविल सेवा के अंदर, सिविल सर्विस के अंदर कैसा होना चाहिए अभिक्षमता, एक सिविल सेवक का अभिक्षमता कैसा होना चाहिए।
अभिक्षमता कैसा होना चाहिए, एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, इसकी बात करें तो सीधा सीधा हम बना बनाया रेडीमेड आपको मटेरियल दे रहे हैं, कैसे कैसा होना चाहिए। जरा सा देखो, इस बात को समझो, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, यहां समझ के दिल दिमाग में बैठा लो। अगर हम सिविल सेवक बन गए, आज आपको क्या बन गए, एसडीएम बन गए, तो एसडीएम में क्या जरूरत है कि अगर कोई चीज है तो उसका विश्लेषण करना आना चाहिए, तो आपको विश्लेषणात्मक क्षमता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आप क्या हो जाओगे, बन जाओगे एसडीएम, तो तमाम तरह के तनाव आएंगे, कभी नेता का फोन आएगा, तो कभी अधिकारी, आपसे बड़े अधिकारी का फोन आएगा, कभी दबाव समूह, कभी हित समूह क्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे एसडीएम के पोस्ट पे। आज मान लीजिए कि आप एसडीएम के पोस्ट पे बैठे हो, आज नहीं तो कल तो बैठना ही है, तो मान लीजिए, तो विश्लेषण क्षमता होगा, तभी तो आप उचित या अनुचित का निर्धारण कर सकते हो। उचित या अनुचित का निर्धारण तभी कर सकते हो, और तभी आपका क्या होगा, कोई क्रिया कर सकते हो, दंड दे सकते हो या पुरस्कार दे सकते हो, यही बात होगा। चाहे किसी फील्ड में देखो, उचित या विश्लेषण क्षमता होना चाहिए, तनाव प्रबंधन आना चाहिए, क्योंकि आपके पास तमाम लोगों का फोन आएगा और वो तनाव प्रबंधन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको समय प्रबंधन होना चाहिए, प्रबंधन आना चाहिए। समय में ही क्या आप अपना समय, आज ये कर रहे हो, वो टारगेट पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ आपको आसपास की घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए, आसपास क्या हो रहा है, आसपास या देश विदेश में क्या हो रहा है, उसके घटनाओं की क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर इन घटनाओं को जानते रहोगे तो अपने अपने जहां पे आप पोस्ट हो वहां पे उस चीज को, समस्या अगर कोई आ रही है, जैसे कि मान लो कि आपको क्या है कि कहीं XYZ जिला में बना दिया एसडीएम, या तहसील में बना दिया एसडीएम, और आपके जिले में बगल में ही तहसील में दंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या बात को लेके हो रहा है, अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप अपनी तहसील को सुरक्षित नहीं रख सकते। वैसे देश विदेश में, मान लो कि देश विदेश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं चीज को लेके, चीजों को लेके, तो अगर जानकारी नहीं रहेगी तो उस घटनाओं की परिवर्तन, अगर कोई परिवर्तन लाना है, वो परिवर्तन नहीं ला पाओगे। दूसरी बात, उस प्रभाव को, उसके प्रभाव हो सकता है, आसपास की घटना का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा हो या आपके तहसील के ऊपर पड़ रहा है, उस प्रभाव का निराकरण नहीं कर सकते हो। देश विदेश का भी प्रभाव आपको पड़ेगा तो उसका निराकरण नहीं कर सकते। तो परिवर्तन और प्रभाव का क्या करना चाहिए, पड़ने वाले प्रभावों को जानना चाहिए, पहले से अनुमान लगा लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पड़ने वाले प्रभावों को अनुमान लगा लेना चाहिए, अनुमान लगाने की शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि जब हम संप्रेषण कर रहे हैं, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हैं या लेखन कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखें, हम एक तार्किक होके लिखें, तार्किक होके लिखें, तार्किक लिखें, सारगर्भित लिखें, सारगर्भित लिखें, और कैसे लिखें, युक्त संगत लिखें। ये बातें हमें होना चाहिए, और छोटे में लिखें, छोटे में लिखें तो ज्यादा बेटर है, बातें समझ में आना चाहिए, और अपनी बातें स्पष्ट, अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, कहना चाहिए। अभी हम बताते हैं इसका उपयोग कैसे करें, अपनी बातें क्या करें, स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जो जानते हैं कि सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, समस्याओं को तो जानना ही चाहिए। जो आप लोग समस्याएं लिखते हो, समस्याओं को जानना चाहिए और उसका निराकरण भी जानना चाहिए। उसका निराकरण कैसे हो, तो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय समस्याओं को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए, साथ ही में निराकरण करना चाहिए। इतनी बातें हमको समझ में आना चाहिए कि इतना होना ही चाहिए किसी भी अभिक्षमता, किसी भी अच्छे प्रशासक के अंदर ये होना चाहिए। नहीं, आप भी विश्वास कर रहे हो कि नहीं। हमने कहा कि विश्लेषणात्मक होना चाहिए, क्योंकि उचित या अनुचित का निर्धारण आप इसी विश्लेषण पे ही करोगे। तनाव प्रबंधन, तमाम तरीके से दबाव आते हैं, उसको प्रबंधन करना पड़ेगा, समय प्रबंधन करना पड़ेगा। आसपास देश विदेश की घटनाओं का परिवर्तन क्या हो रहा है, प्रभाव क्या हो रहा है, उसका अनुमान लगाना होगा। संप्रेषण या लेखन शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए, तार्किक होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, युक्त संगत होना चाहिए। छोटे में अपनी भाषा, अपनी बातों को व्यक्त करने का अभिव्यक्ति कैसा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। अब जरा सा देखो कि पूछे कि कैसे करते हैं, तो जरा सा देखो, जीएस पेपर 2 जो प्रीवी में होता है उसमें कंप्रेहेंसिव दिया जाता है। कंप्रेहेंशन का मतलब क्या है कि आप उसको संप्रेषण या लेखन, संप्रेषण की बातें वहां पे सीखते हो, और कम्युनिकेशन आप लोग को भी फील्ड में है कि संप्रेषण की बातों को समझते हो कि नहीं समझते हो, वो भी बात है। समय प्रबंधन वहां पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि आपको 2 घंटे में ही खत्म करना है सारे पेपर, तो 2 ही घंटे में खत्म हो। तनाव भी होगा, जो तनाव से युक्त होगा वो फेल हो जाएगा, जो तनाव लेगा वो फेल हो जाएगा। तनाव वहां पे होगा, तो तनाव प्रबंधन आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी बात करता है कि आप पास हो गए, ठीक है। और उसमें से ऑप्शन
किसी एक को चूज करना है तो इसका मतलब विश्लेषण आपके अच्छा है। फिर आसपास के देश विशेष की घटनाओं जानते हो कि नहीं, करेंट जानते हो, करेंट जानते हो तो इसके बारे में जानते हो। ठीक है, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। ये आप जब मेंस देते हो तो उसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहोगे तो नंबर ही नहीं मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय समस्याओं को जानते हो कि नहीं और उसका निराकरण करते हो कि नहीं। देख लो मेंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं समस्या आधारित होता है, या आप उसका सुझाव बताइए या निराकरण बताइए, वो ही बताए। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, अब बोल वचन कर सकते हैं। इतनी बातें तो इंपॉर्टेंट है। बोल वचन क्या होना चाहिए, तो इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए, इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसलिए इतिहास का होता है। समाज के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसलिए सोसाइटी रखा गया है। तो ये सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे जियोग्राफी में, कि हमें अपने भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, अपने देश के भौगोलिक क्षेत्र में जानकारी रखनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें ध्यान रखना चाहिए। तो आपदा के समय में भी आप निराकरण कर सकते हो, बहुत तरीके से कर सकते हो। जो इसका अप्लाइड पोर्शन है वो बात करते हैं, ठीक है ना। फिर आपको इथिक्स के बारे में जानकारी है कि नहीं है, वो भी है। आप पॉलिटी के बारे में, अपनी राजनीति के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो भी बात है, ठीक है ना। आप IR के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप सुरक्षा के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पर्यावरण के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप क्या इकोनॉमी के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये भी बात की परीक्षण की जाती है। तो ये तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो बातें थी वो हमने पहले बता दिया। ये बातें DKD में हो गया, ठीक है ना। तो हमने बताया कि ये है। तो अगर परीक्षण के लिए क्या क्या किया जाता है, तो आप सीधे सीधे परीक्षण GS पेपर 2 के द्वारा इन सब बातों का परीक्षण किया जाता है, GS पेपर 1 के द्वारा इन बातों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। और फिर बोलना चाहिए कि सिविल सेवक के अभिक्षमता की ये गुण है, आप ये गुण महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, वो पहले से रेखांकित करके, आपको जो अच्छा लगता है रेखांकित करके यहाँ पे बता दो। ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं जरा सा एक जगह हम लोग देख लेते हैं कि बुनियादी मूल्य होता क्या है, वो उसको हम पहले देख लेते हैं। कुछ सिलेबस में दिया गया है, लेकिन सिलेबस काफी नहीं है। सिलेबस के अलावा भी बहुत ज्यादा बुनियादी मूल्य है, लेकिन हम क्या क्या याद रखेंगे बुनियादी मूल्य को, एक जगह देखते हैं। तो बुनियादी मूल्य हम लिखेंगे, बुनियादी मूल्य किसमें, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, ठीक है। मूल्य के बारे में आप लोग जानते हो कि क्या है। तो सिविल सेवा के लिए आधारभूत मूल्य की जरूरत है, उसको बोलते हैं फाउंडेशन वैल्यू। फाउंडेशन वैल्यू में क्या क्या आते हैं यही पे देख लेते हैं। तो देखो, पहली बात सबसे पहले आपको आना चाहिए कि संविधान के प्रति निष्ठा, ये हमेशा ध्यान रखना, संविधान के प्रति निष्ठा एवं वचनबद्धता। यह प्रतिबद्धता, वचनबद्धता कहना मतलब एवं प्रतिबद्धता, कमिटमेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या किया कि सत्यनिष्ठता होना चाहिए। पूछे कि क्या क्या सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य है तो आप लिख सको, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं सत्यनिष्ठता होना चाहिए। फिर आपको क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये इंटीग्रिटी, ये ऑब्जेक्टिविटी, और हमारा क्या होना चाहिए, गैर तरफदार होना चाहिए, गैर तरफदार, या इसी को बोलते हैं क्या, तटस्थता, तटस्थता का गुण। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन पार्टिजनशिप, ठीक है, या इसी को बोलते हैं न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। ये बात हो गया। फिर हमारा क्या होना चाहिए इसमें, देखो, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, गैर तरफदार, तटस्थता, या इसके बाद हमारा होना चाहिए निष्पक्षता। निष्पक्षता को हम क्या बोलते हैं, भेदभाव रहितता भी बोलते हैं, भेदभाव रहितता, रहितता, या इंग्लिश में बोलते हैं इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी। इंग्लिश भी जानना जरूरी है जब भी एथिक्स में, क्योंकि उसका जो अनुवाद होता है वो कभी कभी गलत होता है। तो सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, गैर तरफदारी, तटस्थता, निष्पक्षता, भेदभाव रहितता। फिर हम क्या देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं, याद आ जाए, भूल जाते हैं, सिविल सेवा के प्रति, सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव, समर्पण भाव होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको क्या होना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए कि आपके पास वंचित वर्गों या कमजोर वर्गों के लिए क्या चीज जरूरी होना चाहिए।
या कमजोर वर्गों के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। कमजोर वर्ग के लिए लिख रहे हैं, सीधे सीधे कमजोर वर्ग के हितों के लिए है। इसके लिए आपको समानुभूति होनी चाहिए। समानुभूति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पैथी। इम्पैथी, इम्पैथी होना चाहिए, ठीक है ना। आपको सहिष्णुता होना चाहिए, सहिष्णुता, सहिष्णुता होना चाहिए, अर्थात टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस की इंग्लिश हमेशा टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। टॉलरेंस, सहिष्णुता होना चाहिए। फिर हमको क्या, इसमें एक बात करुणा होना चाहिए, ये बात हमें जानना है। इम्पैथी जानना है तो इसी के बगल में सिंपैथी भी जानना है, सहानुभूति, सिंपैथी, सिंपैथी जानना। अगर करुणा जान रहे हैं, कंपैशन जान रहे हैं, कंपैशन जान रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें पीटी भी जानना है। पीटी मतलब दया, दया भी जानना है। इनकी बात साथ में चलना है। तो देखो अभी हमारे फाउंडेशन वैल्यू में हमारे सिलेबस में दिया क्या है, तो ये दिया है सत्यनिष्ठता, दूसरे इंक से मार्क कर रहे हैं, सत्यनिष्ठता दिया गया, वस्तुनिष्ठता, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव और कमजोर वर्ग के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता, करुणा की बात कहा गया है। हमारे इतने ही टॉपिक में बोला गया है, लेकिन ये टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक संविधान के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता की बात नहीं करेंगे। हमको पहले नंबर पे यही रखना है। देख के अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ संविधान को जानते हो, तो ये हम एक जगह बोल दिए कि सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या है, तो गिना देना है। गिनाना है तो चाहे फंडामेंटल ऐसे करके गिनाओ, चाहे ऐसे गिनाओ, जैसे भी गिनाओ आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए फाउंडेशन वैल्यू का, गिना देना है। अब बात करते हैं कि यही गिनाने से हमारा काम थोड़ी होगा। फिर भी बताओ कि नोलन कमेटी ने भी हमारे लिए बोला है, नोलन कमेटी ने हमारे लिए सार्वजनिक सेवा के 7 मूल्य बताए हैं, 7 मूल्य बताए हैं। तो वो 7 मूल्य है क्या, तो देखो हम इसको कोड से याद रखेंगे सीओ या ऐसे सी आओ, ठीक है, हॉल है। हम याद करने का तरीका, आप लोग कुछ भी, मतलब अगर कोई बहुत तेज आवाज कर रहा है ना तो उसको बोलो सी आओ हॉले, सी आओ हलो हॉले। ये हो गया 7 मूल्य। देखो 7 मूल्य क्या है, पहला है याद रखना सी आओ हॉले, इसको याद कर लेना एक ही बार में, कभी भूलना नहीं। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। तीसरा हमारा क्या है, तो देखो 2 हो गया, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। हिंदी भी देखते हैं, इंटीग्रिटी का हिंदी सत्यनिष्ठता। अब इसका बड़ा 4th वाले अभिव्यक्ति में बताए हैं, याद नहीं आ रहा अभी हिंदी, तो ये हो गया सत्यनिष्ठता। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता, जवाबदेहिता, ठीक है। फिर चौथा क्या है, अकाउंटेबिलिटी हो गया। एक ओ का मतलब ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, इसका मतलब क्या, विषय निष्ठता या वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, ठीक है। एक ओ का मतलब क्या, ओपनेस, ओपनेस, ठीक है ना। ओपनेस का मतलब क्या, ये निष्पक्षता, निष्पक्षता, ठीक है ना। या इसी को कभी लोग खुलता बोलते हैं या खुला बोलते हैं, जो भी। ओपनेस, निष्पक्षता से ही आशय रखना है, ट्रांसपेरेंसी से, वो ना। लेकिन जो वर्ड यूज किया है वही हमें यूज करना है। तो देखो ये भी हो गया। एच ओ का मतलब क्या, ऑनेस्टी, एच ओ, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। और सातवां हमारा क्या है, एल ई मतलब लीडरशिप, लीडरशिप या नेतृत्व, ठीक ना। यही हमारा 7 नोलन कमेटी ने दिया है। नोलन कमेटी की भी बात कर सकते हैं कि नोलन कमेटी ने 7 दिया है, 7 को गिना सकते हो, या हमने पहले जो हमारे सिलेबस में दिया है उस सिलेबस के अनुसार भी गिना सकते हो। तो सत्यनिष्ठा नोलन कमेटी में है, वस्तुनिष्ठता है, तटस्थता नहीं दिया है, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। निष्पक्षता नोलन कमेटी दिया है, लेकिन वो इम्पार्शियलिटी वर्ड यूज न करके क्या दिया है, ओपनेस किया है, ओपनेस यूज किया है। तो ये ध्यान रखना। समानुभूति की बात उसने नहीं किया है, टॉलरेंस की बात नहीं किया है, कंपैशन की बात नहीं किया है। ये हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो दो पार्ट में बोल सकते हो कि नोलन कमेटी के हिसाब से देखा जाए तो वो सभी जगह प्रॉब्लम है। नोलन कमेटी सर्वो सर्वा बोलता है कि हर जगह की प्रॉब्लम यही है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या प्रॉब्लम आ गई, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक देखो, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताने हैं तो क्या हो गया, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवा के अन्य देशों के अलावा भारतीय देश में क्या है, तो ये है, इसके प्रति निष्ठता और प्रतिबद्धता नहीं होती है। दूसरा, ये तरफदार होते हैं, चाटुकार होते हैं नेताओं के, तो ये बात आती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तीसरा क्या है कि कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति नहीं होती, सहिष्णुता नहीं होता है, क्योंकि सहिष्णुता की बात आना ही है, क्योंकि हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में हमारा विविधता देखने को मिलता है। जितना पूरा वर्ल्ड में धर्म है वो एक देश में पाया जाता है, इसलिए सहिष्णुता की बात बहुत आ जाती है, करुणा की बात आ जाती है, कंपैशन की बात आ जाती है, क्योंकि ये कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा भारत में त्राही त्राही मचा रहे हैं। ठीक है ना, तो इन बातों की भारत के परिप्रेक्ष्य से 3, 1 और 4 गुणों की हमारे लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम जरा सा डीके करना है, मतलब कि एग्जामिनर को अच्छा लगे, तो हमें क्या होना चाहिए और बातें क्या जोड़ना चाहिए, तो लोक निधि का सदुपयोग करें। ये भी सबसे ज्यादा है कि लोक निधि का गबन यही करते हैं, सदुपयोग करें। ठीक है ना, लोक निधि का सदुपयोग करें, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखें, पारदर्शिता रखें, पारदर्शिता रखें। ठीक है, पारदर्शिता की बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, संवैधानिक मूल्यों के प्रति पहले भी बता दिए हैं, पारदर्शिता रखें। जवाबदेही की बात, जवाबदेही नहीं बोला गया है, आल्दो नोलन कमेटी बोला है, तो ये होना चाहिए। हमारा शासन कैसा होना चाहिए, नैतिक शासन होना चाहिए। तो बातें हमारे 1-2 करें, लेकिन हमें एक जगह सारगर्भित रूप से देख लिया कि मूल्य क्या जरूरी होना चाहिए। तो हमने संविधान के प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, गैर तरफदार, तटस्थता, निष्पक्षता, भेदभाव रहिता या समानुभूति, सहिष्णुता, करुणा, ये बातें हमें हैं। उसके बाद हमने कहा कि लोक निधि का सदुपयोग होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, नैतिक शासन करना आना चाहिए। और उसके बाद हमने नोलन कमेटी की बात की 7 गुण, और 7 गुण कैसे, सी आओ हॉले। ठीक है ना, याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। तो ये हम कभी होता है ना कि भूल जाते हैं, तो ये अभी ऐसे ही याद रखना, ये मजबूरी है आप लोग को याद रखना, या और कोई ये ऐसा बना सकते हैं तो आप लोग कर सकते, लेकिन सी आओ हॉले इंग्लिश का टर्म जानना चाहिए, और इसलिए हमने लिख दिया। अब चला इसके बेसिक जानते हैं। उसके बाद हम 2 लहर में पढ़ेंगे, 2 लहर में पढ़ेंगे क्या क्या इसको। एक लहर में हम लोग पहली लहर लेके चलेंगे तो इसके बारे में बेसिक, सारे मूल्यों की बेसिक जानेंगे। दूसरी लहर में जब चलेंगे तो बेसिक जानने के बाद दूसरी लहर में हम लोग क्या जानेंगे कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जानेंगे। अर्थात हम सीधी बात है कि अगर ये आएगा तो प्रभाव पूछे, महत्व पूछे, प्रासंगिकता पूछे, प्रासंगिकता पूछे, या व्यवहारिकता पूछे, व्यवहारिकता पूछे। ठीक है, ये सब बातों को हम लोग जानेंगे इसको। ठीक है, बेसिक, ये भी बेसिक में ही जानते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं ना, एक टॉप लेवल वाले भी बात यही डीकेडी करते हैं, तो बेसिक से जुड़े हुए हर मूल्य के ये बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसकी प्रासंगिकता है, आशय क्या है, ये बारे में जानेंगे। सारे मूल्यों को जानने के बाद एडवांस लेवल में चलेंगे। एडवांस लेवल में हम जो प्रासंगिकता, व्यवहार की बात हम वर्बली बोल रहे हैं, तो उसको रिपोर्ट के माध्यम से कैसे बोलेंगे, रिपोर्ट के माध्यम से कैसे बोलेंगे, आपके ऊपर है। इसमें थोड़ा कम नंबर मिलेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा नंबर मिलेगा। अब कहीं से कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बना बना मटेरियल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो पहली बात है कि हम लोग चलते हैं, पहली बात सत्यनिष्ठा की बात करते हैं, या पहला ही लिए हैं कि संविधान के प्रति निष्ठा एवं वचनबद्धता, वचनबद्धता ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, पूछ ले, क्वेश्चन यहाँ पे पूछे कि एक प्रशासनिक सेवक को संविधान के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता प्रदर्शित करना चाहिए। उदाहरण के सहित इसके प्रभावों का भी विवेचना करना है। ठीक है, उदाहरण सहित तो संविधान के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये बात समझ में आई, क्यों होना चाहिए, आवश्यकता क्या है कि संविधान के प्रति हम निष्ठा रखें और वचनबद्धता रखें। तो एक बोलता है प्रस्तावना की बात, प्रस्तावना पे सीधे आ जाना। प्रस्तावना की बात है, प्रस्तावना में दर्शन की बात कहा गया है, और दर्शन में भी 2 दर्शन है। दर्शन है, एक है राजनीतिक दर्शन, या इसी को कहें शासन का स्वरूप कैसा हो, स्वरूप कैसा हो,
और शासन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यही बातें हैं। शासन का स्वरूप का मतलब क्या, कि क्यों होना चाहिए शासन का स्वरूप, या इसी को बोलोगे भाई शासन का ही एक अंग है प्रशासन। अगर प्रशासन जमीनी स्तर पे काम करता है तो देखो जरा सा शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप का मतलब राजनीतिक दर्शन। और कैसा होना चाहिए, तीन बातें होनी चाहिए कि पंथ निरपेक्ष की, हमारे बाद में पंथ निरपेक्ष की बात कहा गया, समाजवाद की बात कहा गया है, और हमारी बात कहा गया लोकतंत्र की। तीन मूलभूत आधार है। और एक सिविल सेवक को जमीनी स्तर पे इन सभी चीजों को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। स्वरूप ऐसा ही रखना होगा, ऐसा स्वरूप होगा राजनीतिक दर्शन का मतलब कि हम ये पंथ निरपेक्ष होगा। तो क्यों चाहिए संविधान के प्रति, क्योंकि प्रस्तावना हमारा ऐसा बोलता है। और पंथ निरपेक्ष होने की वजह से, पंथ निरपेक्ष से क्या फायदा होगा, ऐसे बोल देना है। पंथ निरपेक्ष से हमें बहुत कम वर्ड में बोलना है, पंथ निरपेक्ष से फायदा क्या होगा हमारा, पंथ निरपेक्ष से धार्मिक विविधता को हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा हथियार है, यह भारत का पहचान है, भारत की पहचान है, इसलिए पंथ निरपेक्ष जरूरत है। दूसरी है समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद क्यों जरूरी है, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कहा गया है, अर्थात सबके अंदर स्वतंत्रता की बात कहा गया, मतलब योजना या नीतियों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कमजोर वर्गों का क्या किया जाएगा, कमजोर वर्गों का उत्थान की बात किया गया है। ठीक है। तीसरी बात हम कहेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या, कि जनता ही सब कुछ है, जनता की संप्रभुता, जनता की संप्रभुता इसमें होती है, ये बात बोला गया है। अब हम क्यों कह रहे हैं, ये बात को समझना, संविधान के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता होना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना हमारा बोलता है कि शासन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए, लोकतंत्र। तो वो पागल है क्या कि ऐसे ही बोल दिए, नहीं भाई, जरूरी है कि धार्मिक विविधता को अगर संरक्षण रखना, भारत की पहचान है जो कि 8 धर्म के लोग पाए जाते हैं, उनको संरक्षण करना है तो पंथ निरपेक्ष को फॉलो करना ही पड़ेगा। समाजवाद में आपको कमजोर वर्ग जो है उनको उत्थान, सामाजिक आर्थिक उत्थान करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में भागीदारी लाना ही पड़ेगा, भागीदारी, जमीनी स्तर पे भागीदारी। और इन तीनों को कौन सुरक्षित करेगा, जमीनी स्तर पे कौन देखता है, लोक सेवक देखता है, सिविल सर्वेंट देखता है। इसलिए संविधान के प्रति निष्ठा होना चाहिए, वचनबद्धता होना चाहिए। पहली बात स्वरूप के आधार पे देखा जाए तो। शासन का उद्देश्य के आधार पे देखा जाए, शासन दो पार्ट हम बांटेंगे। शासन के आधार पे देखा जाए तो शासन के आधार पे भी, अच्छा ये एक बात बता दे कि आज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। शासन के उद्देश्य, बड़ा लेक्चर हो सकता है, ठीक है ना, बड़ा लेक्चर हो सकता है, और पेशेंस रख के, धैर्य रख के इसको सुनिए। शासन के उद्देश्य में क्या है, तो समानता है, समानता है, बंधुत्व है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, ठीक है, न्याय है, न्याय 3 तरीके के न्याय बता देना। फिर हमारा क्या है, मान एकता अखंडता है, एकता अखंडता है, ठीक है, अखंडता है, और मानवीय गरिमा है, मानवीय गरिमा है। इन सब के लिए एक सिविल सेवक ही, सिविल सर्वेंट ही जिम्मेदार होता है जमीनी स्तर पे करने के लिए। इसलिए शासन के उद्देश्य के रूप में भी सिविल सर्वेंट की जरूरत है। सिविल सर्वेंट यही कर सकता है, समानता ला सकता है, बंधुत्व, जमीनी स्तर पे स्वतंत्रता, न्याय कौन कर सकता है, सिविल सर्वेंट कर सकता है। ये तीसरा हम पक्ष रखेंगे कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, डीपीएसपी नीति निदेशक, डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व, और फंडामेंटल ड्यूटी, इन तीनों के माध्यम से अधिकार की सुरक्षा करना किसका काम है, सिविल सर्वेंट का काम है, अधिकार की सुरक्षा करना। और लोगों को कर्तव्य का रास्ता दिखाना भी किसका है काम है, इन्हीं का काम है। इसी माध्यम से हम कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए, संविधान के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता होना चाहिए, क्योंकि संविधान, सिविल सेवक का मतलब ही है क्या, नागरिकों से संबंधित सेवा, नागरिकों से संबंधित सेवा, और नागरिकों से संबंधित सेवा क्या, इनके बिना नहीं हो सकता। यही बोल सकते हो, पहली बात यही बोलोगे कि सिविल सेवा का मतलब नागरिकों से संबंधित सेवा, और नागरिक सेवा के मतलब हर जगह की बात यही होगा, पंथ निरपेक्ष समाजवाद पहला खंड, शासन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, हमारा संविधान में बोला गया है। अतः संविधान को जमीनी स्तर पे पालन कौन करवाता है, सर्वेंट, सिविल सर्वेंट कराता है, इसलिए होना चाहिए। दूसरी बात,
शासन का उद्देश्य जो है उसको प्राप्त करने में सिविल सर्वेंट ही मदद करेगा, इसलिए होना चाहिए। तीसरी बात है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी का अगर देखें तो संरक्षण करने की बात करें, जमीनी स्तर पे सुनिश्चित करने की बात करें तो वो कौन करेगा? यही करेगा। ठीक, इसलिए हमने बात कहा मोटा मोटा समझ में आ जाना चाहिए। पहली बात हमारा एंड हो गया कि संविधान के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता सिविल सेवक के प्रति जरूरी है। क्यों जरूरी है ये क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है, तो हम मोटा मोटा 3 बातें करते हैं कि सिविल सेवा के लिए संविधान के प्रति निष्ठा या वचनबद्धता क्यों जरूरी है। तो शासन को स्वरूप है उसको सही करने के लिए संविधान में बोला गया है, या संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने में ये जरूरी है। संवैधानिक मूल्य क्या है? तो संवैधानिक मूल्य क्या है, महत्वपूर्ण बातें क्या है, उसी को प्राप्त करने में तो शासन का स्वरूप कैसा हो, शासन का उद्देश्य कैसा हो, ठीक, और हमारा क्या फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, इनके आधार पे हम कहेंगे संवैधानिक मूल्य। और हमेशा होना चाहिए, तो कभी भी पक्ष लेना है संवैधानिक मूल्य की बात, हमेशा पक्ष लेना है, वचनबद्धता करना ही है, संविधान के मूल्यों के आधार पे ही आपको चलना होगा और हमेशा यही रास्ता देता है। तो ये बातें हमेशा दिलो दिमाग में रहे कि एक संवैधानिक मूल्य के प्रति सिविल सेवा के कार्य को दिखा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं इसके, ठीक है। इससे लाभ क्या होगा, महत्व क्या होगा, या प्रासंगिकता क्या है, पूछ ले कि संवैधानिक मूल्यों को करने के प्रासंगिकता क्या है या व्यावहारिकता क्या है। अगर निष्ठा रखें, संविधान के प्रति निष्ठा रखें, वचनबद्धता रखें, तो उसकी प्रासंगिकता क्या है, व्यावहारिकता क्या है, ठीक है, व्यावहारिकता क्या है, प्रासंगिकता क्या है, महत्व क्या है, पूछ ले कि इसका महत्व क्या है। तो भाई आपको महत्व वही लक्ष्य चिपका देना है, सुशासन। अब हम बोलेंगे नहीं सुशासन, ठीक है, अधिकारों की सुनिश्चितता, लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, मतलब दर्शन जितने हैं, दर्शन दोनों दर्शन की बातें चपका देना यहाँ पर खटाखट, और 2 बातें और जोड़ देना, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की बात स्थापित करने के लिए जरूरी है, या प्रासंगिकता है, चपका देना। और जहां भी प्रासंगिकता व्यावहारिकता की बात आएंगी तो उसके कुछ पक्ष होंगे, उसके अलावा ये सब चपकाने ही है, सब चपकाने हैं। तो चपकाना क्या क्या है, इसको एक जगह सारगर्भित रूप से फिर से बता रहे हैं। देखो, चाहे प्रासंगिकता पूछे, महत्व पूछे, लाभ पूछे, उपयोगिता पूछे, यही बातें चपकाना है तो चपकाना है। और कुछ उसकी पर्सनल होगी, वो उस पर्सनल के अलावा इसी को चपकाना है, दर्शन चपकाने हैं। जो दर्शन है प्रस्तावना के दर्शन, वो चपकाने हैं, मतलब पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतंत्र चपकाना है। दूसरा क्या चपकाना है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। फिर चपकाना है न्याय, एकता, अखंडता, मानवीय गरिमा, ठीक है। उसके बाद हमें 2 चीजें और जोड़ना है, समावेशी विकास को जरूरी है, फिर सुशासन जोड़ना है और सामाजिक न्याय जोड़ना है। इतनी बातें आपको मिल जाएगा, कम से कम 10-15 बातें तो यही हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो जैसा विशेषता रखता है उस विशेषता के आधार पर उसकी उपयोगिता और लाभ, महत्व, प्रासंगिकता बता देना है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। जैसे आप चलते हैं पहले जो हमारे में दिया है सत्यनिष्ठता, इंटीग्रिटी का मतलब क्या, हमने बताया। इंटीग्रिटी का मतलब पहली बात वचन, कर्म और विचार में क्या हो, एक रूपता हो, तो उसके कहेंगे इंटीग्रिटी। या हम कहेंगे इंटीग्रिटी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी माइनस ऑनेस्टी, दूसरा पक्ष है ये लक्ष्य। फिर हम ये कह सकते हैं कि कथनी करनी में अंतर ना हो तो हम कहेंगे कि वो सत्यनिष्ठ है। अब बात आती है कि भाई सत्यनिष्ठा की इतनी बात कह रहे हो तो मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है। अगर इंटीग्रिटी की पॉइंट देखें तो की पॉइंट ये है, पहली पॉइंट है कि आपको
दबाव रहित। और इंटीग्रिटी को हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखना कि सार्वजनिक ईमानदारी की बात हो रही है, ईमानदारी, ठीक है ना, सार्वजनिक ईमानदारी। तो दबाव, भय, प्रलोभन से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, तब भी हमारी ईमानदारी है। अब बातें लिखते जाओ, दबाव, भय, प्रलोभन से मुक्त होना चाहिए, सार्वजनिक हित में काम करें, सार्वजनिक हित में काम करें। फिर जरा सा देखो, यहां हो गया ना, ईमानदारी को ही डिफरेंस कर रहे हैं। अपने कर्तव्यों को, अपने कर्तव्यों को संविधान के प्रति, अब देख लो कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं, संविधान के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता प्रकट करते हुए अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। मतलब देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं कि हम सिर्फ यही देख लिया, सोच लिया कि दबाव, भय, प्रलोभन से मुक्त होना चाहिए, सार्वजनिक हित में कार्य करें, अपने कर्तव्यों को संविधान के प्रति निष्ठा या वचनबद्धता प्रकट करते हुए अपने उत्तरदायित्व का क्या करें, पालन करें। फिर हम क्या हैं कि वो क्या हो, सदचरित्र हो। अगर कहें कि सदचरित्र व्यक्ति क्या होगा, हमेशा सत्यनिष्ठ होगा। सद्गुण आदमी हमेशा क्या होगा, सत्यनिष्ठ होगा। ये दो बातें अरस्तु और सुकरात की बातें हैं, सुकरात और अरस्तु की बातें हैं, ये भी बात समझ में आना चाहिए। ठीक, दूसरी बात ये देखो कि नोलन कमेटी ने भी कुछ बोला है इंटीग्रिटी के, तो हाँ नोलन कमेटी ने बोला है, तो नोलन कमेटी की बात बोलो कि वो भी सार्वजनिक सेवा में इंटीग्रिटी बढ़ाने की बात कहे हैं, तो दोनों की बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर डिफिनीशन लिखना है, डिफिनीशन लिखना है, इतनी बातें हमने बोल दिया, ठीक है। अगर हम और भी कहें कि डिफिनीशन लिखना है, या इसको और भी बढ़ा सकते हो, जैसे कह सकते हो भाई भतीजावाद से दूर रहना चाहिए। भतीजावाद मतलब आप ईमानदारी हो, ठीक है। सुचितापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सुचितापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अपने अधिकारों का, और जो अधिकार है वो अधिकार और फाउंडेशन वैल्यू है, जो बुनियादी मूल्य है, उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, तभी आप हो सकते हो। ये भी बातें बोल सकते हो, इसके कैरेक्टर में जितना लिख सकते हो, इस ईमानदारी को सोच के सिर्फ सोचना है। दबाव, भय, प्रलोभन से मुक्त होना मतलब ईमानदार हो, सार्वजनिक हित में कार्य करोगे, ईमानदार हो, भाई भतीजा के खिलाफ काम करोगे तो ईमानदार हो, सुचितापूर्ण व्यवहार करोगे तो ईमानदार हो, अपने अधिकार और लोगों के अधिकार और जो बुनियादी मूल्य है उसका सदुपयोग करोगे, इसका मतलब आप ईमानदार हो, अपने कर्तव्यों का संविधान के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता प्रकट करोगे और उसको प्रकट करते अपने उत्तरदायित्व का पालन करोगे, इसका मतलब ईमानदार हो, सदचरित्र हो, सदगुण हो। सुकरात और अरस्तु की बात पे आप उतरोगे, फिर नोलन कमेटी की बात पे उतरोगे। इतनी बात है। अब हम थोड़ा सा डिफिनीशन देना चाहते हैं, तो हम कहें ऐसा डिफिनीशन कुछ इसी से बना लें कि जब व्यक्ति दबाव, जब रुक जाता है पेन तो दिक्कत होता है, जब दबाव, भय, प्रलोभन से मुक्त होकर अपने अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए करे, तो यही खत्म कर दो, उसे इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है। सार्वजनिक हित में अपने अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक हित को प्रोत्साहन करने के लिए करे, उसे हम कहते हैं क्या, इंटीग्रिटी। या उसके आगे ये जोड़ो, हित करे और अपने कर्तव्यों का पालन या अपने उत्तरदायित्व का पालन संविधान के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता प्रकट करते हुए करे, उसको हम कहेंगे ईमानदारी। ये सार्वजनिक इंटीग्रिटी है। तो वो कैसे भी आप यही से बनाना, जो भी अच्छी बातें हैं यही से बनानी है आपको, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं तो एक डिफिनीशन हम लिखा दे रहे हैं, उस डिफिनीशन को रट जाओ,
आप इस बात को लिख लो परिभाषा के रूप में। अगर आपको परेशानी हो रही है तो परिभाषा लिख लो। परिभाषा क्या लिख रहे हैं? परिभाषा लिख रहे हैं कि एक तो बोल देंगे कि ये सिविल सेवा का क्या है, फाउंडेशन वैल्यू है या बुनियादी मूल्य है, ये बात हम पहले बोल देंगे। और लिखेंगे भय, दबाव, दबाव, प्रलोभन, प्रलोभन एवं पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह आदि से रहित होकर, रहित होकर सार्वजनिक, सार्वजनिक मूल्यों के प्रति, मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए, निष्ठा, निष्ठा रखते हुए, रखते हुए सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित में अपने, अपने अधिकारों का, अपने अधिकारों का प्रयोग, प्रयोग और कर्तव्य, और कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना, पालन करना ही सत्यनिष्ठता है। आप चाहें इस डेफिनेशन को भी लिख लो कि भय, दबाव, प्रलोभन, पूर्वाग्रह आदि से रहित होकर सार्वजनिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित के में अपने अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही सत्यनिष्ठता है। ये इसको निर्दोष चरित्र भी बोला जाता है, सद्गुण भी माना जाता है, जो भी कहो। दूसरी बात है कि हम बताएंगे कि नोलन कमेटी की बात आ जाएगी। नोलन कमेटी, तो नोलन कमेटी ने भी बोला है कि नोलन कमेटी ने इतनी बात बोला है, नोलन कमेटी की भी बात करो तो सिर्फ इतनी बात अपने पक्ष में कर देना कि पद और स्थिति के अनुसार, पद और जो उसकी स्थिति है उसके अनुसार ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे, पद और स्थिति के अनुसार ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कृतज्ञता का भाव आए, कृतज्ञता का भाव आए। कृतज्ञता का भाव आएगा तो फिर उसके पक्ष में क्या करना पड़ेगा, हमें निर्णय लेना पड़ेगा। तो पद और स्थिति के अनुसार क्या करना होगा, अपने दायित्वों को, सीधी बात है, पद और स्थिति के अनुसार, अनुसार अपने दायित्व को, अपने दायित्व को विश्वास, विश्वास एवं ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी से निभाना ही, निभाना ही क्या है, सत्यनिष्ठता है। नोलन कमेटी ने ये बोला कि पद और स्थिति के अनुसार अपने दायित्वों को विश्वास और ईमानदारी से निभाना ही क्या है, इंटीग्रिटी है या सत्यनिष्ठता है। और अधिकारी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कृतज्ञता का भाव आए। अगर कृतज्ञता का भाव आए, जैसे कि आपके घर में अगर कोई कह दे कि पलंग लगाना है और वो पैसा न ले और कल के डेट में आ जाए, आप एसडीएम साहब ये फाइल साइन कर दीजिए क्योंकि हमारे काम का है, तो वहां पे आपके पैसा नहीं ले तो कृतज्ञता की भाव आ गई है, तो आप क्या करेंगे, उसके पक्ष में साइन कर देंगे। साइन कर देंगे तो फिर क्या होगा, कृतज्ञता का भाव जहां उत्पन्न होगा वहां पे क्या हो जाएंगे, आप ईमानदार नहीं रहेंगे। तो बस यही बात जोड़ना है, कृतज्ञता का भाव, ऐसा कार्य ना करें जिससे कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो। तो नोलन कमेटी की बात ये आगे कि अपने पद और स्थिति के अनुसार अपने दायित्व को विश्वास और ईमानदारी के साथ ही करना ही क्या है, सत्यनिष्ठता है नोलन कमेटी की। अब ये बात करें कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, व्यवहारिकता क्या है। तो सत्यनिष्ठता की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता की बात करें तो क्यों प्रासंगिकता, पहली बात है कि ये सुचितापूर्ण, सुचितापूर्ण व्यवहार करने से है। भाई भतीजावाद खत्म करेगा, भतीजावाद खत्म करेगा, ठीक है। फिर ये अपने अधिकारों का, फाउंडेशन वैल्यू का, या हम कहें लोक निधि का, लोक निधि का और व्यक्ति के अधिकारों का, या ये कहें कि लोक निधि और अधिकारों का क्या करेगा, अपने अधिकारों का सदुपयोग करेगा अगर ये होगा तो। और उसके बाद जो हमने चपकाने के लिए बोला है, चपकाने वाला, चपकाने वाला दर्शन और कुछ बातें, वो चपका दो, प्रासंगिकता हो गई, दो बातें इसकी हो गई। और उसके बाद चपकाने की बातें हो गई, वो बातें। महत्व भी पूछे तो वही बात है, थोड़ी सी बात और हटा के कर सकते हैं।
अधिकारियों में सत्यनिष्ठता होना जरूरी है। अब ये बात करें कि अधिकारियों में सिविल सर्वेंट के अंदर क्या सत्यनिष्ठ होना जरूरी है? क्यों जरूरी है सत्यनिष्ठा होने की जरूरी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो सत्यनिष्ठा होने के लिए क्या होगा कि सिविल सर्वेंट के अंदर सत्यनिष्ठ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दुरुपयोग न करे। दुरुपयोग किसका ना करे? दुरुपयोग लोक निधि का ना करे, अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, इसलिए जरूरी है। ठीक है। अनुशासन बनाने के लिए जरूरी है। और क्या? पारदर्शिता लाना है तो जरूरी है। तटस्थता बनाना है, तटस्थ तभी रह सकता है, तटस्थता लाना है तो भी जरूरी है। अगर हम कहें कि कोई कार्य किया जा रहा है और उसका उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन का त्वरित क्या होना चाहिए? त्वरित न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सिफारिश हो सकता है, त्वरित न्याय की व्यवस्था होना चाहिए, त्वरित न्याय की व्यवस्था करना चाहिए। तो ये बातें के लिए जरूरी है। दुरुपयोग को रोकना, लोक निधि अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, तटस्थता लाने के लिए सिविल सेवा में इंटीग्रिटी जरूरी है। अगर नहीं जरूरी है तो फिर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पहला हमने कहा ना, संविधान की निष्ठा के प्रति कुछ नहीं आता है, उसकी बातें बोल दो, सब हर बात सोचना, वो 100% सब सही होगा। इसमें अथा मतलब कहते हैं ना कि कहां से एंगल से सोच सकते हो वो सोचो, रेडीमेड बातें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। सत्यनिष्ठता की महत्व क्या होगा? कुशल होगा, प्रभावी होगा। शासन कैसा होगा? कुशल होगा, प्रभावी होगा, निष्पादन होगा, लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा, वही बातें होंगी। दार्शनिक पक्ष देख लेते हैं। दार्शनिक पक्ष सत्यनिष्ठता के दार्शनिक पक्ष क्या है? हमने कहा कि सत्यनिष्ठ मतलब क्या? सार्वजनिक ईमानदारी है। ये बात हमारे दिमाग में घूमता रहेगा तो हम सही कर लेंगे। गीता में बोला गया है कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करने की भाव, मतलब कि परिणाम कैसा होगा इसकी बात न सोचो। परिणाम कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आप निष्काम कर्म करोगे तो आप ईमानदार रहोगे, किसी से अपेक्षा नहीं रखोगे तो क्या होगा? परिणाम की चिंता नहीं। अगर जहां भी ये लग गया कि हम ये कर्म करेंगे तो वो हमें राजनीतिक दल क्या देगा? परिणाम के रूप में हमें प्रमोशन देगा। भाई जब ये बात आ गया तो आपका निष्काम कर्म नहीं रह गया, फिर टारगेटेड हो गया, परिणाम मिलना है क्या? प्रमोशन मिलना है। लेकिन अगर उसकी बात ना करो, जब ईमानदारी की होगी ना, तो आपके अंदर निष्काम कर्म की भाव उत्पन्न होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल बताया कि अगर हमारा परिणाम ये सोच लिया कि प्रमोशन मिलना है या पुरस्कार लेना है, तो उस भाव से हम कर्म करें, उसको दिखा के ये देख मैंने ये काम कर दिया। क्या कर दिया? इसको एक भूखे को खाना खिला दिया और उसको रजाई दे दिया। फिर खोद के उसको दिखाएगा, बार बार दिखाएगा नेताओं को कि भाई देख नेता हमने ये कर दिया। तो वो कर्म कर नहीं रहा है, निष्काम भाव से कर्म नहीं कर रहा है, वो परिणाम को अब ध्यान रखते हुए कर्म कर रहा है, तो वो ईमानदार व्यक्ति नहीं हो सकता सार्वजनिक पद पे। पहला निष्काम कर्म की बात। फिर इसी बात को लेके कांट ने भी बोला है, कांट ने भी क्या बोला है? कांट ने बोला है कि देख भाई, कर्तव्य को कर्तव्य समझ के करना चाहिए, कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करना चाहिए। ये ईश्वरीय समादेश है, या हम कहें बौद्धिकता का आदेश है कि अपने कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करना चाहिए। मतलब क्या? कि जो हमारा काम है ना, उस काम को बोझ से नहीं। सिविल सर्वेंट अगर बोझ से कोई काम करेगा, बोझ से काम करेगा, तो फिर उसमें गलतियां बहुत होंगी। वो सार्वजनिक हित के प्रति कभी काम नहीं करेगा, सार्वजनिक हित को बढ़ावा ही नहीं देगा। सार्वजनिक हित को बढ़ावा नहीं देगा जब बोझ समझेगा। सार्वजनिक हित जब बढ़ावा नहीं होगा तो वो सार्वजनिक रूप से ईमानदार कैसे हो सकता है यार? कभी नहीं हो सकता। तो कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए। फिर आ जाओ कि पुरुषार्थ में धर्म की बात करा गया है। पुरुषार्थ में धर्म की बात कहा गया है। और धर्म का मतलब होता है क्या? ड्यूटी होता है। भारतीय दर्शन के हिसाब से क्या होता है? ड्यूटी। तो अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को अच्छे से करना चाहिए, ड्यूटी को, वही धर्म है। तो धर्म भी बता रहा है कि सार्वजनिक हित में आपको कार्य करना चाहिए, या अपना ही ड्यूटी कर्तव्य अगर अच्छे से करने लगोगे तो सार्वजनिक हित को बढ़ावा देगा। दूसरा हमारा अर्थ बोलता है, अर्थ की बात करता है, तो अर्थ बोलता है कि हम आर्थिक जीवन या आर्थिक उपार्जन तो करें, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। ये बात को सीधे सीधे ये बोला है, और पुरुषार्थ में बोला गया है। फिर
एक बात ये भी तो समझो कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य में सत्य की बात किया गया है, सत्य के साथ हमेशा रहो, आस्ते न आस्ते, चोरी न करना, ये बात क्या सत्यनिष्ठा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर महात्मा गांधी का 7 पाप जो रटे थे, नहीं रटे हैं तो रटा देंगे बात, आपको व्यवसाय नैतिकता विहीन व्यवसाय व्यवसाय जो भी आप प्रोफेशन में हो, नैतिकता विहीन है, उसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप क्या हो, सत्यनिष्ठ नहीं हो। गीता हो गया, कांट हो गया, पुरुषार्थ की 2 बातें ले लिया, महात्मा गांधी, बौद्ध, जैन, महात्मा गांधी, और क्या बताएं, लो और बता दे रहे हैं। बौद्ध के अष्टांगी मार्ग है, अष्टांगी 8 मार्ग बताए गए हैं, उसमें एक है सम्यक आजीव का मतलब कि उचित रूप से हमारा क्या होना चाहिए, आजीविका का निर्धारण करना चाहिए, या आजीविका लाना चाहिए। उचित मतलब सत्य रूप से, ठीक है, आजीविका का उपार्जन करना चाहिए। फिर जैन की बात कर ले लो, तो जैन में 3 रत्न की बात किया गया। 3 रत्न क्या है, तो 3 रत्न है दर्शन चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, यही हमारा है। दर्शन के मतलब क्या, कि हमें आस्था रखना चाहिए, ठीक है ना, हमें इसमें क्या होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, कि हम कोई कर्म कर रहे हैं उसके प्रति आस्था क्या है, आस्था होना चाहिए। चरित्र का मतलब कि हमारा आचरण क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और ये जो ऊपर 2 ज्ञान है, उस ज्ञानों का हमें हमेशा क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक, ये जैन की बात हो गया, बौद्ध का हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी चीज बता सकते हो। फिर आ जाते हैं सत्यनिष्ठता के प्रकार में। सत्यनिष्ठता के प्रकार क्या हो सकता है, 2 प्रकार के हो सकता है, एक बौद्धिक सत्यनिष्ठता और एक हो सकता है व्यवसायिक सत्यनिष्ठता। व्यवसायिक सत्यनिष्ठता का मतलब सीधी बात है, भौतिक की बात है तो बुद्धि के द्वारा जो भी कोई काम किया गया है उसके प्रति, बुद्धि के द्वारा जो काम किया गया है, कार्य किया गया है, उसके प्रति निष्ठता या सत्य की बात बोलता है, ईमानदारी की बात बोलता है। जो आप प्रोफेशन कर रहे हो, प्रोफेशन के प्रति बस इतना ही मतलब है, और उसके बाद जो आप बढ़ा चढ़ा के बोलो, जो जोड़ के बोलो, आप कुछ राम कथा लिखो, कोई मतलब नहीं। कोई प्रोफेशन आपका है, प्रोफेशन के प्रति आपका कार्य क्या है, उसके प्रति आपको सत्यनिष्ठ रहना, ईमानदार रहना, वही हमारा व्यवसायिक सत्यनिष्ठा है। अब जरा सा देखो बौद्धिक में क्या है। बौद्धिक में हमारा काम क्या है, बौद्धिक रूप में थीसिस लिखना। अगर थीसिस लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उस पर रिसर्च किए हैं, बौद्धिक रूप से काम किए हैं, उसके बाद पेटेंट का कोई काम कर रहे हैं, पेटेंट का काम कर रहे हैं, इसका मतलब बौद्धिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो कि हम बौद्धिक कार्य है, अगर हम थीसिस किसी का चुरा लें, थीसिस चुरा के और अपना बना के बोले, अपना बना के, या पेटेंट को ही हम उसको क्या कर दें, पायरेसी कर दें, कोई पायरेसी उसको पायरेसी कर दें, तो हम कहेंगे कि बौद्धिक रूप से हम सत्यनिष्ठ नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, वो दूसरे का चुराया हुआ है। समझ में आया ना। व्यवसायिक रूप से सत्यनिष्ठा की बात करें, डॉक्टर है, डॉक्टर व्यवसाय है, और डॉक्टर क्या कर रहा है, फालतू का टेस्ट लिख रहा है जो उसका जरूरत नहीं है, फालतू की दवा दे रहा है जो उसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों से अपना कमीशन काट रहा है, तो वो आप कहेंगे कि अपने व्यवसाय रूप से क्या नहीं है, सत्यनिष्ठ नहीं है। फिर से मेडिकल कंपनियां कितनी बार क्या करती हैं, क्लिनिकल ट्रायल करती हैं, और क्लिनिकल ट्रायल नैतिक रूप से नहीं, अनैतिक रूप से करती हैं, मतलब गरीबों का एक तरह से शोषण करती हैं, या गरीबों के प्रति नैतिकता का भाव नहीं रखती हैं, क्लिनिकल ट्रायल करती हैं। जब क्लिनिकल ट्रायल करती हैं तो वो क्या है, हम कहेंगे कि मेडिकल कंपनी अपने व्यवसाय के प्रति क्या है, नैतिक नहीं है या सत्यनिष्ठ नहीं है। तो ये दोनों बातें हो गई, ठीक। तो हम सत्यनिष्ठा खत्म हो गया। बात सत्यनिष्ठा की बात हमने क्या किया, सत्यनिष्ठा के कितने आयाम देखें, सत्यनिष्ठता के आयाम देखें, ये होता क्या है, ठीक है। इसका प्रासंगिकता और महत्व या व्यवहारिकता क्या है, प्रासंगिकता, ठीक है। टंग ट्विस्टर जब ज्यादा देर बोल दो तो फिर होता है वही, प्रासंगिकता हो गया। फिर इसका हमने कहा कि महत्व क्या है, उस महत्व की बात चर्चा की है। फिर हमने इसको टाइप बताया कि कितने टाइप का हो सकता है, तो टाइप में बौद्धिक और व्यावसायिक 2 बताया, ठीक है, यही बात बताया। सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा को ये ध्यान रखना कि नोलन कमेटी ने भी डिफाइन किया, तो नोलन कमेटी का भी नाम लेना है सत्यनिष्ठा को डिफाइन करना है, तो ठीक है। और इसी में बताएं कि अधिकारी कब सत्यनिष्ठ होगा, अधिकारी सत्यनिष्ठ कब होगा। और हमने कहा कि जब भी बात करना है, सत्यनिष्ठता लिखना है, तो हमेशा याद रखना सार्वजनिक रूप से
सार्वजनिक रूप से क्या करो, ईमानदारी की बात सोचो और क्या कर सकते हो उसकी बातें लिख दो, और जो थिंकर है उन लिख दो, अच्छा आंसर हो जाएगा। इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरा आते हैं। दूसरा हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, तो वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी भी हमारा क्या नोलन कमेटी ने बोला है, नोलन कमेटी ने भी इसको डिसाइड किया, नोलन कमेटी ने भी बोला है, तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये इसके अगर कहें कि क्या है ये, तो पहले वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि एक बात में हमें ध्यान रखना है, इसी की कहानी है कि कोई निर्णय लेना है, कोई निर्णय लेना है या निर्णय लेना है, निर्णय, हाँ यही कर रहे हैं, निर्णय कोई लेना है तो वो रैशनल रूप से लेना है, रैशनल रूप से। रैशनल रूप से मतलब तार्किक रूप से, और तार्किक रूप से मतलब, तार्किक रूप से मतलब आपके पास साक्ष्य हो, तथ्य हो, योग्यता हो, इसके आधार, इसको आधार बनाते हुए लेना है निर्णय। निर्णय जब भी लेंगे रैशनल रूप से लेंगे, साक्ष्य, तथ्य, योग्यता को आधार बनाते हुए, तो हम कहेंगे कि वस्तुनिष्ठ है। बस वस्तुनिष्ठता इतने पे ही खत्म हो जाता है। मतलब वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी हमारा क्या लाएगा, पारदर्शिता लाएगा, लाएगा कि नहीं, पारदर्शिता लाएगा। निर्णय के कारण अगर कोई संदेह उत्पन्न है तो उस संदेह को, संदेह भ्रम को क्या करेगा, संदेह या भ्रम को क्या करेगा, खत्म करेगा, खत्म करेगा। अर्थात अगर खत्म करेगा तो ये बताओ शासन के प्रति आपका विश्वास जमेगा कि नहीं, शासन के प्रति आपका क्या हो जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा। ये भाई बहुत ऑब्जेक्टिव रूप से काम किया गया। और वस्तुनिष्ठता की कहीं ना कहीं देखो तो जवाबदेही से संपर्क है, जवाबदेही से जुड़ा हुआ है वस्तुनिष्ठ। अगर आपने साक्ष्य, तथ्य, योग्यता के आधार पे कोई निर्णय नहीं लिया और वो गलत आधार पे निर्णय लिया, भाई भतीजावाद पे निर्णय लिया, तो उस निर्णय के प्रति आप जवाबदेही होंगे। ठीक है, आप कोई व्यक्तिगत हित में, व्यक्तिगत हित में या आप कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय नहीं लेंगे। अब देखो यही तो बात है, वस्तुनिष्ठता लिखना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि रैशनल होना, साक्ष्य, तथ्य, योग्यता। तो हम किसी क्या काम कर सकते हैं ये भी बात तो समझो। वस्तुनिष्ठता में हम कोई भी अपना, सरकार क्या कर सकता है, एक अधिकारी ऑफिसर कर क्या सकता है, ऑफिसर अधिकारी क्या कर सकता है, अधिकारी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, नीतियों का क्रियान्वयन करेगा, ठीक है, या किसी को पुरस्कार का बात कहेगा, आपको क्या करते हैं, ठेका देगा, कोई ठेका देगा, ठीक है ना, ठेका ही देगा। और फिर क्या कर सकते हैं कि नीतियों का क्रियान्वयन करने में, और ठेका देना हो गया, पुरस्कार देना, या किसी को क्या एडॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, एडॉक, एडॉक को क्या बोलते हैं, संविदा का कार्य देना है, संविदा का कार्य। इन कार्यों को हम अगर परिभाषित करें तो सीधी बात है कि जो अधिकारियों के कार्य हैं उन कार्यों को आप जो भी ले लेना, पुरस्कार, ठेका, एडॉक मतलब संविदा के कार्यों का निर्णय तार्किक रूप से अर्थात साक्ष्य और तथ्य, योग्यता के आधार पर किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अर्थात अपने किसी सगे संबंधी, भाई भतीजावाद न करते हुए लाना, किसी निर्णय को करना या उसका पालन करना ही क्या है, वस्तुनिष्ठता है। इसमें पारदर्शिता अपने आप आ जाती है। जहां ऑब्जेक्टिविटी होगी पारदर्शिता हो जाएगी, संदेह और भ्रम के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब शासन के प्रति आपका विश्वास बढ़ जाएगा। अगर आप साक्ष्य, सही से साक्ष्य और तथ्य नहीं लिए तो आप जवाबदेही बन सकते हैं। तो जहां भी वस्तुनिष्ठता होगी, ये अब हम एक बात याद रखो कि जहां भी वस्तुनिष्ठता होगी, ये हमेशा याद रखें, वस्तुनिष्ठता जितना अच्छा होगा उतना ही क्या होगा, कम जवाबदेही होगा, ठीक है, मतलब पारदर्शिता उतना ही ज्यादा होगा, पारदर्शिता उतना ही, ये इतना ही, जवाबदेही क्या होगा, कम होगा, जवाबदेही कम होगा। इन तीन बातों को हमेशा ध्यान रखना। एक ही बात है, वस्तुनिष्ठता अगर होगा तो पारदर्शिता बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये कम होगा, जवाबदेही फिर आपको होगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पे बाह्य कारक लाना पड़ेगा, बाह्य कारक, ठीक है। या इसको हम एक बार में ही बता देंगे, अभी मत करो, इसको नोट मत कर लेना, हम एक बार में ही जब समरी करेंगे पूरा सारे मूल्यों को एक साथ ही बता देंगे कि कौन कौन को रिलेटेड है, ठीक है ना। तो पारदर्शिता, संदेह, फिर व्यक्तिगत और पूर्वाग्रह से कोई काम नहीं करेगा, व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करेगा, तार्किक रूप से, वही बातें हम बोल रहे हैं इसके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो महत्व क्या होगा वस्तुनिष्ठता लाने के लिए, महत्व क्या होगा, इतनी ही बात बस था।
महत्व और प्रासंगिकता क्या होगा। तो चपकाने वाली बातें जितने हमने बताया था कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को चपका दो, सिविल सेवा के लक्ष्य को चपका दो, लेकिन ये लाएगा क्या, पारदर्शिता लाएगा, जवाबदेही लाएगा, ठीक है, जवाबदेही लाएगा। और ये जो भी होगा ये फाउंडेशन वैल्यू, जो सिविल सेवा के फाउंडेशन वैल्यू में क्या विश्वास रखेगा, उसमें सुशासन वगैरह लक्ष्य की बातें करते हैं। महत्व हो गया, प्रासंगिकता हो गया, या उपयोगिता हो गया, उपयोगिता हो गया बात चपकाने के लिए। और ज्यादातर देखना क्वेश्चन में वही महत्व प्रासंगिक डिफिनेशन देके और यही सब पूछा जाता है। आपके पास रेडीमेड मटेरियल है, रेडीमेड हमने बोल दिया, प्रस्तावना के दर्शन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये दर्शन की बातें करो, ये इन सब की बातें करो, और लक्ष्य की बातें कुछ बताया है, लक्ष्य की बातें याद रखो। वो रेडीमेड आपकी मटेरियल है, और जो उससे कुछ जुड़े हुए चीजें होंगे वो बोल दो, बोल बच्चे, आपको बहुत अच्छे आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। रिपोर्ट की बात जो हमने कहा ना कि रिपोर्ट पे बात करेंगे, तो वो हम ये लंबा क्लास होना ही है। तो रिपोर्ट वाली बात आप लोग को ऑनलाइन जिस दिन हम डीकेडी आप लोग से पूछेंगे, ये सारी चीजें पूछेंगे, उस दिन रिपोर्ट के आधारित पे एडवांस पे ले जाएंगे, क्योंकि समझ में आएगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल वस्तुनिष्ठता। अब जरा सा बात करते हैं, नोलन कमेटी भी वस्तुनिष्ठता की ही बात किया, तो वो भी कहा है कि साक्ष्य और तर्कों के आधार पे वही बात वो भी बोला है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं किया है, ठीक है ना। आप जरा सा बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है ये कि लोकतंत्र को बनाने के लिए या मजबूती लाने के लिए गैर तरफदारी, क्योंकि आप पढ़ाने जा रहे हैं, गैर तरफदारी अनिवार्य है, अनिवार्य है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, 125 वर्ड में आपको सॉल्व करना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए गैर तरफदारी अनिवार्य है, इसमें टिप्पणी कीजिए। तो कैसे करेंगे ये बात समझ में आना चाहिए। देखो, लोकतंत्र का सीधा संबंध है, समझ में आ जाना चाहिए, लोकतंत्र का सीधा संबंध किससे है, चुनाव से है, चुनाव से है, इतनी बात जानते हो। अगर चुनाव क्या होगा, निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, ठीक है, स्वतंत्र होगा, ठीक है, नैतिक रूप से होगा, नैतिक रूप से होगा, और भय मुक्त होगा, भय मुक्त होगा, तो हम कहेंगे कि ये चुनाव क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब लोकतंत्र व्यवस्था जो आएगा वो लोकतंत्र के प्रति होगा, प्रति होगा। ये हमने कहा कि लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है, चुनाव है। चुनाव क्या होना चाहिए, निष्पक्ष, स्वतंत्र, नैतिक और भयमुक्त होना चाहिए, तभी लोकतंत्र स्थापित होगा। जो भी बंदा आएगा चूंकि वो लोकतंत्र को अवधारणा को साकारित करने वाला होगा। लेकिन गैर तरफदारी बोला है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए गैर तरफदारी अनिवार्य है। आप जरा देखो, ये जो चुनाव है, ये चुनाव कराएगा कौन, चुनाव कराता कौन है, बात यहां पे कराता कौन है, तो चुनाव दो लोग के जिम्मे होता है। इसी इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कराना, लेकिन इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी ये इसे क्या करता है, इन प्रशासनिक अधिकारी को भी लेता है, प्रशासनिक अधिकारी को भी शामिल करता है चुनाव करने में। अगर प्रशासनिक अधिकारी गैर तरफदार नहीं है, तो गैर तरफदारी मूल्य से युक्त नहीं है, तो गैर तरफदारी नहीं है, तो क्रॉस लगा है, नहीं है तो वो कैसा कराएगा, जिस नेता को चाहता होगा या वो दल, राजनीतिक दल का पक्ष लेगा, कोई दल का पक्ष लेगा। फिर चुनाव क्या होगा, चुनाव वो निष्पक्ष नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा। फिर नैतिक चुनाव नहीं होगा, हो सकता है भय युक्त चुनाव हो, भय युक्त चुनाव हो। गैर तरफदारी, अगर चाटुकार होगा अधिकारी तो वो अपने चाटुकार वालों को जिताने की बात करेगा, अब जिताएगा तो यही काम करेगा, ठीक है। तो ये गैर तरफदारी के मूल्य अगर रहेगा, गैर तरफदारी के मूल्य रहेगा तो ये बातें आएगी। अगर गैर तरफदारी होगा तो ये करेगा, अब गैर तरफदारी नहीं होगा तो ये काम करेगा। और इसीलिए लोकतंत्र की जो मेन व्यवस्था है चुनाव, वो क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि गैर तरफदारी क्या है, अनिवार्य है। समझ में आया ना इस बात को, नहीं समझ में आया तो फिर भी जो अगला लेक्चर लेंगे तो बात समझ में आ जाना चाहिए, उसको अच्छे से समझ लो। गैर तरफदारी बोलते हैं, अब आ जाते हैं गैर तरफदारी, या इसी को बोलते हैं तटस्थता, ठीक है।
सिर्फ इसका नॉन पार्टिजनशिप, नॉन पार्टिजनशिप मतलब ये कहें या न्यूट्रलिटी की बात करें, ठीक है, ये दोनों की बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ कि अपने अपने विश्वास, अपने विश्वास, कैसा विश्वास, राजनीतिक विश्वास, ठीक है, दल के प्रति प्रेम को क्या पे रखना है, ताक पे रखना है, ताक पे रखना है। मतलब सीधी बात है कि किसी राजनीतिक दल या नेता के प्रति झुकाव नहीं या चाटुकार नहीं होना, बस यही सिंपल सा बात है। आप इस बात को बढ़ा के कैसे लिख सकते हो ये आपके ऊपर है। किसी राजनीतिक दल या नेता के प्रति झुकाव या चाटुकार नहीं होना, झुकाव नहीं होना, ठीक है ना, तटस्थ रखना, इसी से बोलते हैं न्यूट्रल रहना। भले हो सकता है कि आप विश्वास करते हो, प्रेम के प्रति इस नेता को प्रेम करते हो, लेकिन अपनी जब सरकारी क्रियाओं को संपादन करोगे तो क्या होगा, आप अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठ के आप तटस्थ रूप से क्या करोगे, क्रिया करोगे, वही हमारा गैर तरफदारी है, ठीक है। तो बात समझ में आ जाना चाहिए कि सीधी बात है, गैर तरफदारी का मतलब ये होता है कि राजनीतिक दल और नेता के प्रति झुकाव विश्वास से तटस्थ रहना, अर्थात अपनी पसंद या नापसंद, राजनीतिक पसंद या नापसंद को से तटस्थता बनाते हुए अपनी क्रियाओं का संपादन ही करना क्या है, गैर तरफदारी है। बस बहुत सिंपल सा बात है, जैसे भी आप बोल लो, बस यही है कि अपनी राजनीतिक दल और नेता के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, या पसंद नापसंद का प्रकट नहीं होना चाहिए, तटस्थ बनाना है, न्यूट्रल रहना है। तो बात क्या है, इससे डायमेंशन क्या क्या निकाल सकते हैं, ये बात है। तो हम कहेंगे कि इसमें व्यक्तिगत पसंद की बात नहीं आनी चाहिए, व्यक्तिगत पसंद की बात नहीं आना चाहिए कि किस, और व्यक्तिगत राजनीतिक पसंद, राजनीतिक विषय के बारे में पसंद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कार्य कैसा होना चाहिए, तो कार्य हमारा कैसा होना चाहिए, गैर राजनीतिक ढंग से होना चाहिए, गैर राजनीतिक ढंग से होना चाहिए, ठीक है। हम किसी राजनीतिक दल को चंदा न दें, बात उसी को विस्तार कर रहे हैं, हम चंदा न दें किसी को, कोई राजनीतिक दल को अन्य फायदा ना पहुंचाए, अन्य फायदा पोस्ट पे होते हुए ना पहुंचाए, ठीक है। मतलब हम किसी राजनीतिक दल के धरना या प्रदर्शन में पार्टिसिपेट ना करना, बात वही बोल रहे हैं, बस आयाम अलग अलग है, ठीक है। मतलब हम सीधी बात करें तो क्या इसमें किया जा सकता है, ये व्यक्तिगत पसंद से, राजनीतिक पसंद से दूर रहना है, गैर राजनीतिक ढंग से करना है, ये बातें हैं। बट हमें क्या है, गैर तरफदारी में क्या करना चाहिए, ये बातें हैं, क्या करना चाहिए, सिंपल बात है, क्या करना चाहिए, गैर तरफदार बनने के लिए हमें क्या जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता क्या होता है, सत्ता ही नीतियां बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, योजनाएं बनाती है, और उन योजनाओं को क्या करना है, जमीनी स्तर पे लागू करना है। तो कौन लागू करेगा, हम करेंगे, मतलब प्रशासनिक अधिकारी करेगा। तो हमारा पसंद हो चाहे ना हो, उसकी नीतियों और योजनाओं को हमें क्या करना है, लागू करना है, अपने पसंद और नापसंद को देखते हुए। कैसे करना है, तटस्थ रूप से लागू हो गया, ठीक है। अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो कानून या संविधान को छोड़ो, संविधान के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नियम और कानून को ताक पे रख के कोई काम तुमसे करवा रहा है, ताक पे रख के कानून और नियम, क्योंकि नियम को ताक पे रख के राजनीतिक वाला प्रेशर डाल रहा है, तो आपको काम क्या करना है, विनम्रता पूर्वक आपको उसको मना कर देना है। क्यों, ये आपको गैर तरफदारी बताता है कि आप किसी राजनीतिक के चाटुकार नहीं होंगे। वो ताक और नियम, भाई कानून और नियम, पहले आपका संवैधानिक मूल्य यही बताया था कि कानून और नियम
या संवैधानिक को वही फॉलो, अगर संविधान सम्मति होगा तभी तो कानून और नियम बना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पहले से गोली दाग दिया होता है। तो विनम्रता पूर्वक आपको मना कर देना है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि कभी भी राजनीतिक दल को अगर आपको सलाह देना है तो निष्पक्ष होके हम लिखते भी हैं यहाँ पे, पढ़ते भी अपने, निष्पक्ष होके और भय मुक्त होके क्या करना है, सलाह देना है। अगर सलाह देना है तो 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी है, तभी आप क्या होगे, गैर तरफदार होगे। क्या नहीं करना है, ये बातें हमने बोल दिया, और इसी को बोल वचन गैर तरफदारी में करना है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, गैर तरफदारी में करना है, यही बात है। फिर गैर तरफदारी से फायदा क्या होगा, तो वही लाभ क्या होगा, उपयोगिता क्या होगा, वही हमने लक्ष्य और दर्शन की बातें करें, यहीं से निकालना है। फंडामेंटल राइट बोले, डीपीएसपी, यहीं से दिमाग चलाना है, और क्या फंडामेंटल ड्यूटी, यहीं से हमें निकालना है, और कहीं से नहीं बताएंगे। सिविल सेवा के लक्ष्य बताए थे कुछ वहां से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, भेदभाव रहितता या पार्शियलिटी, निष्पक्षता को या भेदभाव रहितता भी बोलते हैं, भेदभाव रहितता, ये बात बोला गया है हमारा उसमें सिलेबस में। इसका इंग्लिश है इम्पार्शियलिटी, और इसी का मीनिंग नोलन कमेटी में इसी का मीनिंग में हमें क्या दिया गया है, ओपनेस दिया गया है, ओपनेस, ठीक है ना, इसी को ओपनेस दिया गया इंग्लिश में। तो नोलन कमेटी की भी बात हो जाएगी। सीधी बात है कि निष्पक्ष या भेदभाव रहितता का मतलब क्या, कि आर्टिकल 15 और 16 याद रखो, बस आर्टिकल 15 और 16 याद रखो। क्या बोलता है, स्थान, जन्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं करना, यही तो है, यही बात है, और वही निष्पक्षता है, भेदभाव रहितता होना है। अब ये भेदभाव रहितता, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी की बात हो रहा है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निष्पक्षता हम महिला के प्रति निष्पक्षता में चेंज कर सकते हैं, आर्टिकल 15-16 में बोला भी गया है। एससी या वंचित वर्गों के लिए कर सकते हैं, इसके तथ्य में बताइए, आप यहीं से घूम जाओगे, घूमना नहीं है बाबा। निष्पक्षता, भेदभाव रहितता, महिला के इम्पार्शियल हो सकते हो, महिला के प्रति, जो कमजोर ग्रुप है उनके प्रति हो सकते हो, ये बात संविधान ने स्वीकार किया, तो आपको स्वीकार करने में कोई झंझट नहीं होना चाहिए, मतलब आपको स्वीकार होना ही है, तो इसके निष्पक्ष हो सकते हो। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी है ना, वो निष्पक्ष हो सकता है, लेकिन संविधानों के अनुसार ही हो सकता है, जो संविधान की बात बोला है उसके आधार हो सकता है। अर्थात वो ऐसा नहीं कर सकता कि भाई भतीजा वाद को बढ़ावा दे, व्यक्तिगत हित को बढ़ावा दे, ऐसा नहीं हो सकता कि कमजोर वर्गों को क्या पैर के नीचे कुचले, और जो बलवान वर्ग है उनको अधिकार दे, ऐसा नहीं कर सकता। गैर तरफदारी नहीं है, निष्पक्ष रहना है। किसी योजना को क्रियान्वयन कराना है, नीतियों को क्रियान्वयन कराना है, तो अब हम सीधे यही बात कर लें कि निष्पक्षता का मतलब क्या है। बात तो हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्म, अगर डेफिनेशन लिखना है तो आर्टिकल 15 और 16 को लिख दो, हो गया खत्म बात। निष्पक्षता का मतलब क्या है, निष्पक्षता का मतलब सीधी बातें कुछ मोटा निकलना है कि कमजोर वर्ग के प्रति भेदभाव नहीं करना, ठीक है ना। नीतियों कार्यक्रम एटीसी जो भी चलाते हैं, वो उसके प्रति भेदभाव नहीं करना किसी को, वही सेम चीज की, ठीक है ना, सबको समान रूप से लागू करना। निष्पक्षता का मतलब क्या, कि कोई भी निर्णय लेने का मतलब भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं देना है, व्यक्तिगत हित में कोई निर्णय नहीं लेना है, तो ये आपको नहीं करना। तो करना क्या है, आपको कमजोर या वंचित वर्ग उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान करोगे,
आप क्या हो गए, आप नीतियों को नीतियों, जो नीति है, पॉलिसी है, ठीक है ना, नीति है, जो प्रोग्राम है, उनको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करोगे बिना भेदभाव के करते हुए, ठीक है ना। योग्यता को आप दोगे, भाई भतीजा की जगह योग्यता को क्या करोगे, बढ़ावा दोगे, ठीक है ना। व्यक्तिगत हित को न देके सार्वजनिक हित को दोगे, बस यही बात है। फिर आ जाएगा कि क्या प्रासंगिकता है, फिर वही चपकाने वाली बात होगी, तो इम्पार्शियलिटी भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है सेवा के प्रति, यही एक बहुत टफ लगता है लोगों को। सेवा के प्रति, सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव, और पता नहीं क्यों नहीं लिख पाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है। आप जरा सा इसको डीकेडी करते हैं, सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव। अब जरा सा ये देखो कि सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव है क्या। समर्पण का मतलब अपना सब कुछ, क्या तेरा क्या मेरा सब कुछ, समर्पण। समर्पण का मतलब क्या, ये अंदर से आना चाहिए। अब इस समर्पण को डिफाइन करना बड़ा झंझट लगता है कि समर्पण भाव कौन सा ऐसा डेफिनेशन लिखे समर्पण भाव आ जाता है। लिख लो डेफिनेशन, इसका जरूर आ जाएगा कि क्या लिखोगे कि सिविल सेवा में आधारभूत मूल्यों एवं रुक जा रहा है, कलम हैंग हो जा रहा है तो दिक्कत आ जा, एवं आदर्शों को स्वीकार करते हुए विनम्रता पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ नागरिक सेवा की, क्या बोले, सिविल सेवा में आधारभूत मूल्यों और आदर्शों को स्वीकार करते हुए विनम्रता पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ नागरिक सेवा की त्वरित होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है त्वरित, यही समर्पण भाव दिखाएगा। त्वरित, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण, इसमें त्वरित, प्रभावी, एक और जोड़ लो, निष्पक्ष के बिना नहीं हो सकता, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति ही सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव दिखाता है। देखो बड़े आराम से समझ में आ रहा है समर्पण भाव का मतलब क्या मीनिंग होना चाहिए। यही यहाँ से अर्थ अगर निकल गया आपको कैसे भी डिफाइन करने के लिए समर्पण भाव, तो देखो हम बात कर रहे हैं कि आधारभूत मूल्यों से युक्त होंगे, सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों से युक्त होंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जब सिविल वैल्यू के जो भी फाउंडेशन वैल्यू से युक्त होंगे, तो हम जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गया तो हमारा अभिक्षमता तो आई है। अगर फाउंडेशन वैल्यू हो गया तो हम उस सिविल सेवा के प्रति ज्यादा अच्छे इंसान होंगे। तो आधारभूत मूल्यों को कर लिया, आदर्शों को स्वीकार करते हुए हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको पालन करते हैं, और विनम्रता पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ, सत्यनिष्ठा मतलब ईमानदारी, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के साथ नागरिक सेवा की त्वरित, प्रभावी और निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति ही सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव दिखलाता है या कहलाता है। फिर से देखो, सिविल सेवा में आधारभूत मूल्यों एवं आदर्शों को स्वीकार करते हुए विनम्रता पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ नागरिक सेवा की त्वरित, प्रभावी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति क्या कहलाता है, सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव कहलाता है। हमारा डेफिनेशन होगा, इसको समझ में आना चाहिए। तो हम समर्पण भाव को समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं पहले कि 1947 से पूर्व था क्या। 1947 से पूर्व में पहले की दशा ऐसा था कि हुक्म चलाना, ठीक है, हुक्म चलाना या जनता का स्वामी मानना, ठीक है, क्या था, तो यथा स्थिति बहाल करना, जैसा था, जैसी स्थिति है वैसी बहाल करना, कोई कार्य नहीं करना, कानून व्यवस्था जैसा है वैसे ही रहना, और जनता के प्रति उत्तरदायित्व न होके किसके प्रति उत्तरदायित्व होता था,
तो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, और इसमें लोगों की उपेक्षा बहुत की जाती थी, जो आवश्यकताएं होती थी उसकी उपेक्षा बहुत होती थी। ये 1947 से पहले की कहानी है। 1947 के बाद की कहानी क्या हुई, तो 1947 में जब हमारे सब कुछ बाद में आया तो हमारा राज्य कैसा हुआ, लोक कल्याणकारी अवधारणा की सुनिश्चित हुआ, जो कि हमारा डीपीएसपी में भी बात कहा गया है। ठीक है ना, लोक कल्याणकारी, लोकतंत्र की बात किया गया कि लोकतंत्र होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, समाजवाद की बात कहा गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष की बात कहा गया, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। फिर समावेशी विकास की बात कहा गया, समावेशी विकास होना चाहिए। फिर सामाजिक न्याय की बात कहा गया, सामाजिक न्याय की बात कहा गया। आवश्यकता पूर्ति के लिए बात कहा गया कि जो भी है लोगों की आवश्यकता पूर्ति की जाए। आवश्यकता पूर्ति क्या किया जाए, तो आवश्यकता पूर्ति में भाई रोटी कपड़ा मकान, आरकेएम रोटी कपड़ा मकान। फिर हम क्या करें, शिक्षा दें सबको, स्वास्थ्य दें। ठीक है, खाद्यान्न संकट से निकालें, मतलब उनको पोषण की सुरक्षा दें, इत्यादि के बारे में आवश्यकता, जो बेसिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति। 1947 के बाद ये चीजें आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और कुछ लोग जो अवधारणाएं थी वो चेंज करनी थी। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए हम क्या, ये पहले की स्थिति से अभी की स्थिति में लाने के लिए ये बोल वचन है। देखो 1947 बोल वचन क्या है कि 1947 पूर्व के अवस्थिति से 1947 के बाद की अवधारणा को साकारित करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत थी। वो क्या था, तो सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव। यही बोल वचन किए हैं कि इस पूर्व और बाद के बीच में अगर बात की चीजें हमको फलित करनी है तो हमें सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव चाहिए फलित करने के लिए, और इसी को फलित करने के लिए हमने ये काम किया। दूसरी बात कहा कि दूसरा अवधारणा दिया कि सिविल सेवा की आवश्यकता क्या है, तो समर्पण भाव की आवश्यकता क्यों है, ये बात समझ में आना चाहिए। दूसरी बात है समर्पण की बात क्या, कि इन सिविल सेवाओं को पैसा कहाँ जाता है, संचित निधि से पैसा जाता है, और संचित निधि में पैसा किसका है, जनता का है, जनता है, जनता का पैसा ले कौन रहा है, सिविल सर्वेंट ले रहा है, सिविल सर्वेंट ले रहा है। तो सिविल सर्वेंट किसके प्रति उत्तरदायी होगा, इन जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। तो सेवा समर्पण का भाव क्या है, सेवा समर्पण के भाव ये है कि इनको जनता के रामो कर्म पे इनको पैसा मिल रहा है, तो उस रामो कर्म का उत्तरदायित्व इनको सेवा देके पूरा करना है। तो जनता का कल्याण कैसे सुनिश्चित किया जाए, यही बात है, क्योंकि संचित निधि से इनको पैसा दिया जाता है और वो जनता का होता है, तो जनता की ही सेवा करना है, तो वो सेवा समर्पण भाव होना जरूरी है। दूसरी बात बोला, और पहली बात बताया कि 1947 की पूर्व की जो मनोवृत्ति है, वो मनोवृत्ति 1947 की जो हमारी अवधारणा है संविधान की, उसको साकारित करनी है तो सिविल सेवा के प्रति लाना ही पड़ेगा ये समर्पण भाव, बोल वचन, ये हम कर सकते हैं। और फिर हम बताएंगे किसी में क्या है समर्पण भाव, तो सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों और आदर्शों को स्वीकार करते हुए विनम्रता पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ नागरिक सेवा को त्वरित प्रभावी निष्पक्ष गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति ही क्या है हमारा सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव। प्रासंगिकता क्या है, उपयोगिता क्या है इसका, तो ये पूछेगा। तो कुछ इसकी बातें बोल के बाकी चक्काने हैं, तो कुछ इसकी बातें क्या है, तो सार्वजनिक हित की बढ़ावा दिया जाएगा, सार्वजनिक हित को बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी बातें होंगी, समर्पण होगा, जन जागरूकता होगा और भागीदारी होगी, इसकी बात होगा। फिर नीतिगत, अगर ऐसा होगा तो नीति कार्यक्रम योजना जो भी होगा जमीनी स्तर पे लागू होगा, जमीनी स्तर पे फलित होगा, और ठीक है ना, ये बातें समझ में आ रहा है। उसके बाद चपका दो जो हमने बोला है, ठीक है, तो ये बातें समझ में आया। अब जरा बात करते हैं बचा हुआ कमजोर वर्ग है। आज थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है लेकिन करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बीकेडी एक बार है और इसके स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या, कमजोर वर्ग के प्रति हमारा अब यही टॉपिक बच गया है, समानुभूति, ठीक है, समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा, यही बात हमारी 3 टॉपिक बच गया है। लेकिन इन 3 टॉपिक की बात क्या है, हमें कभी भी कमजोर की बात है, एक बंधुत्व की बात बोला गया, इस बंधुत्व को भी हमें देख लेना चाहिए। हमें बंधुत्व होने का मतलब क्या, कि
अगर बंधुत्व होगा तो एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। अगर बंधुत्व होगा तो भाईचारा भाईचारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर भाईचारा बढ़ेगा, ठीक है, देखो कैसे बंधुत्व होगा, इसको जरा सा देख लेते हैं। बंधुत्व होगा तो भाईचारा बढ़ेगा। भाईचारा बढ़ेगा मतलब सम्मान एक दूसरे के प्रति या धर्म के प्रति सम्मान या प्रतिष्ठा क्या होगा, बढ़ेगा। धर्म के प्रति या जाति के प्रति भाईचारा बढ़ेगा तो ये सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, कमजोर वर्ग क्या होगा को प्रोत्साहन किया जाएगा और इनको मुख्य धारा में लाया जाएगा, मुख्य धारा में लाया जाएगा, मुख्य धारा में आ जाएगा जब होगा। तो दूसरी बात है कि जब कमजोर वर्ग में है को प्रोत्साहन मिलेगा तो ये एक परिवार की तरह काम करने लगेगा, और परिवार की तरह जब काम करेगा तो वो क्या होगा, एकता और अखंडता क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। एकता और अखंडता होगा, और यही सही मायने में क्या है, भाईचारा है। भाईचारा यही सही मायने में है, ठीक है ना। एक परिवार की भांति काम करना, भाईचारा में वृद्धि, सम्मान के प्रति होना, कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये हमारा भाईचारा है, एक ही मातृभूमि के होने की वजह से, ठीक है। तो बंधुत्व होने से फायदा क्या होगा, अब जरा सा देखो, इससे लाभ क्या होगा बंधुत्व होने का। तो बंधुत्व होने का लाभ हमारा क्या होगा, जरा सा देखो, सांप्रदायिकता होगा, नहीं होगा। अलगाववाद होगा, नहीं होगा। क्या बंधुत्ववाद, केवल बंधुत्व से हम कितना चीज विकास कर सकते हैं आप समझ नहीं सकते हो। एकता और अखंडता सुनिश्चित होगा, ये तो आप लोग जानते हैं। क्या संप्रदायवाद होगा, संप्रदायवाद नहीं होगा। अलगाववाद आएगा, अलगाववाद नहीं होगा। क्या कमजोर वर्ग आसानी से सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो मुख्य धारा में आ जाएगा, मुख्य धारा में आ जाएगा, ठीक है। क्या इससे परिवार की भांति काम करेगा, मतलब एक दूसरे की हिफाजत करेंगे तो हमें सुशासन स्थापित करने में मदद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसे बंधुत्व को कीड़ा, दिमाग का कीड़ा चला के बोल सकते हैं बंधुत्व की बात। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो हमारा है 2-3 पॉइंट, एक जो पहले हमारा किस में दिया गया है, पहले जो सिलेबस में दिया है उसके बाद और बात करेंगे। सिलेबस में बात है क्या, समानुभूति की, समानुभूति या इम्पैथी की बात है। इम्पैथी में क्या बातें हमें ध्यान रखना है, समानुभूति इम्पैथी में बातें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये बंदा क्या है, परेशान है, ठीक है। आप अधिकारी हो, थोड़ा मोटा बना दे रहे हैं, अधिकारी हो, ठीक है, आप अधिकारी हो, अगर ये समस्या से ग्रसित है, दुख है, तो इसकी जगह पे अपने आप को रख के देखना ही, ठीक है, उस समस्या की गहनता को समझना ही समानुभूति है। दूसरे की जगह पे खुद को जोड़ लेना, दूसरे की समस्या और दुख से खुद को भावात्मक रूप से जोड़ लेना ही क्या है, समानुभूति है। अब इसमें क्या क्या चीजें मुख्य हैं, होनी चाहिए, इसके बिना इम्पैथी नहीं कहा जा सकता। तो जो कल्प्रिट है ना, उसकी बात बड़ी तन्मयता से सुनो। पहली बात, उसकी समस्याओं को अपने जोड़ के उसकी समस्या की गहनता को महसूस करो, दूसरी बात, और उसको बहुत दुख हो रहा है तो संवेदना प्रकट करो, ठीक है। और अपनी क्षमता के अनुसार फाइनली क्या करो, इतनी बातें सुन लो, प्रकट करो, और अपनी क्षमता के अनुसार क्या करो, उस समस्या का समाधान कर दो। यही है, समाधान कर दो, यही हमारा समानुभूति है, इम्पैथी है। तन्मयता से क्या करो, तन्मयता से सुनो उसकी बात, गहनता महसूस करो, संवेदना प्रकट करो, और अपनी क्षमता अनुसार उसकी समस्या का समाधान कर दो। दैट इज समानुभूति, समस्या का समाधान कर दो। जैसे एक एग्जांपल है कि वैष्णो जन तो तेने कहिए रे, वैष्णो एग्जांपल में, वैष्णो जन तो तेने कहिए, जो दुख पराई, अरे वैष्णो जन तो तेने कहिए जी, जो पीने पराई जाने रे, मतलब दूसरे की पीर जानना ही, या वैष्णो जन वही हो सकता है जो दूसरे की पीर को जाने, दर्द को जाने, समस्या को जाने, दैट इज एम्पैथी। और वैष्णो जन तो तेने कहिए जी, ये सबसे
उचित लगता है, जो पीर पर आई जाने लगे, ठीक ना। तो यहाँ पे उचित लगता है इसको यूज करना, तो समानुभूति हो गया, ठीक है। अब जरा सा दूसरी बात, यहीं पे सहानुभूति भी देख लेते हैं। सहानुभूति, सहानुभूति और समानुभूति में डिफरेंस यहीं पे देख लेते हैं। इसको बोलते हैं सिंपैथी। हमने वहां पे बोला सब कुछ, यहाँ पे वो क्या होगा, संवेदना प्रकट करेगा। अगर उसका होगा कोई दुख होगा, संवेदना, तो उस दुख के प्रति वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, दुख प्रकट करेगा, संवेदना प्रकट करेगा करेगा, लेकिन उसकी दुख का, समस्या का निदान नहीं करेगा, निदान नहीं करेगा। दुख प्रकट करेगा लेकिन उस समस्या का निदान नहीं करेगा। ये हमारा क्या हो गया, सहानुभूति है। हमारे तुम्हारे प्रति हमारी सहानुभूति है। तुम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हो, सहानुभूति, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उस समस्या का सॉल्व करने की जरूरत नहीं करेगा। सहानुभूति मेन क्रक्स यही है। अब इसको जो भी है, जो ऑनलाइन में हम लोगे तो आप लोग कहोगे तो एम्पैथी और सिंपैथी को ऐसे करके हम अंतर बता देंगे, लेकिन मेन क्रक्स यही है सहानुभूति का। अब जरा सा नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा सहिष्णुता। सहिष्णुता में दो चीजें हैं, एक होता है कि संकीर्ण अवधारणा होती है। सहिष्णुता समझते हैं क्या, सहन करना, सहन करना ही सहिष्णुता है। एक सोचते हैं कि तटस्थ रहना ही सहिष्णुता है, एक सोचता है कि अलग थलग ही रहना क्या है, सहिष्णुता है, एक सोचता है कि उससे उपेक्षा करना ही सहिष्णुता है। ये संकीर्ण है। व्यापक रूप से क्या है, व्यापक रूप से एक धर्म दूसरे धर्म को क्या कर ले, सह अस्तित्व बना ले, सह, एक मिनट होल्ड रखो, जब ये खत्म हो जाएगा तब करेंगे। सह अस्तित्व बना ले, ठीक है ना, सह अस्तित्व बना ले, एक दूसरे को से क्या करें, संवाद करें, सह अस्तित्व बनाते हुए संवाद करें, यहीं रुकते, ठीक है ना। परस्पर आदर करें, परस्पर एक दूसरे को क्या करें, आदर करें, सम्मान दें, ठीक है ना। एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करें, सामंजस्य स्थापित करें, यही हमारा व्यापक रूप से सहिष्णुता का मतलब है, ठीक है ना। विभिन्न धर्मों के प्रति अगर कहें ना सहिष्णुता क्या, तो विभिन्न धर्मों में एक दूसरे के प्रति अपनी सोच समझ कैसे डिफाइन करना है ये बता दें। तो देखो, अपने धर्म के प्रति विश्वास पसंद ना पसंद, अपने धर्म के प्रति विश्वास पसंद को रखते हुए दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति, ठीक है, दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति या धर्म के प्रति, धर्म भी हो सकता है, के प्रति सम्मान आदर की भावना ही रखना क्या है, सहिष्णुता है। यही बात है, बस यही बात, और क्या करना है सहिष्णुता में, सहिष्णुता की यही बात है। और सहिष्णुता के बिना क्या क्या चीजें होंगी, तो देखो अगर जोड़ो तो इसकी सांप्रदायिकता की बात जोड़ोगे, इसको अलगाववाद से जोड़ोगे, आतंकवाद से जोड़ सकते हो, क्षेत्रवाद से जोड़ सकते हो, ठीक है। और अल्पसंख्यकों के अंदर क्या आ जाएगा, हीन भावना या आ सकता है, ठीक है ना, या अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने लग सकते हैं, ये बातें हो जाएंगे। संघर्ष की स्थिति, सामाजिक संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। तो सहिष्णुता अगर नहीं होगा तो ये सारी चीजें बढ़ेंगे, अगर सहिष्णुता होगी तो ये सारी चीजें कम होगी। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सहिष्णुता समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और क्यों जरूरी है, बात क्यों जरूरी है, सहिष्णुता क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए है कि हमारा देश धार्मिक विविधता वाला है, विविधता है, और उस धार्मिक विविधता और जातिवाद है, धार्मिक जात मतलब विभिन्न जातियां भी रहती हैं, इसको देखते हुए हमें क्या है चाहिए, सहिष्णुता चाहिए। और सहिष्णुता के लिए हमारी बातें यही होने चाहिए, सहअस्तित्व की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे से संवाद करें, परस्पर एक दूसरे को धर्मों को आदर करें, लोगों को आदर करें, सामंजस्य बैठाएं, तो सही मामले में क्या होगा, सहिष्णु होगा। और इस धार्मिक विविधता जो भारतीय पहचान है, भारतीय समाज की पहचान है, उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए यही हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बातें चीजें हैं। और संप्रदाय
अलगाववाद, आतंकवाद और नक्सलवाद, अल्पसंख्यक के अंदर हीन भावना या सामाजिक संघर्ष से बचना है, तो आपको सहिष्णुता को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आए। अब लास्ट टॉपिक हमारा है करुणा। करुणा, कंपैशन। करुणा की बात करें तो करुणा है क्या? तो ये सबकी, प्राणी जगत की मंगल कामना है। मंगल कामना है, प्राणी जगत की मंगल कामना। ये अंतःकरण की आवाज है, आवाज है या भाव है। ये अंतःकरण की आवाज है या भाव है। दुखी और समस्याग्रस्त के लिए दुख या पीड़ा देख के लोगों का पीड़ा दुख देख के वो क्या हो जाता है, मतलब उसका जो मन है ना, विचलित हो जाता है, और विचलित होके वो इसके लिए सक्रिय कार्य करना चाहता है कि उसकी दुख और पीड़ा क्या कर ले, सक्रिय होके हर ले दुख और पीड़ा। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक बात कि दुख और पीड़ा हरने का भाव रखता है। और इससे एक लाइन और भी बढ़ा के बोल दें कि अपना दुख आनंद भूलकर दूसरे का दुख और पीड़ा हरने का सक्रियता दिखलाता है। तो अपना दुख आनंद भूलकर दूसरे के दुख और पीड़ा हरने की सक्रियता दिखलाता है। मंगल, ये प्राणी जगत की मंगल कामना की बात करता है। अंतःकरण की आवाज या भाव को रिप्रेजेंट करता है। कहीं से अगर एक बात समझो कि हम क्या कहें करुणा को, थोड़ा सा फॉर्मूला देखें तो करुणा इज इक्वल टू जो समानुभूति है ना, समानुभूति, ठीक है, उससे एक कदम आगे है। अब सोचो समानुभूति, हम इम्पैथी की बात बोल रहे हैं, इम्पैथी की बात कर रहे हैं, इम्पैथी से एक कदम आगे है। यहाँ पे समस्याओं का निदान करेगा अपनी क्षमता से, लेकिन यहाँ अपना दुख आनंद भी भूल के उसके दुख और दर्द को हरेगा, मंगल कामना की बात करेगा, अंतःकरण की आवाज है। और इसको सोचो कि एग्जाम्पल के रूप में बौद्ध में महायान शाखा है ना, महायान शाखा में जो बोधिसत्व हैं, उनको करुणा का महासागर कहा गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में विवेकानंद का हमारा दरिद्र नारायण का कंसेप्ट करुणा से युक्त है, ठीक है ना। तो ये बात हो गया, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि अब ज्यादा टाइम हो गया है। आप लोग इसके बाद हम जो भी चीज बच गया है वो हम एक साथ बता देंगे। ऐसे बचा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डीकेडी हमें करना है क्या कि रिपोर्ट को लेके कैसे यूज करेंगे, इसमें बातें समझ में आ गई। आप लोग तैयार है ना, इसके डीकेडी के बाद हम पूछ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान रख के इसको पढ़ो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।